Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on. September 25 के लिए जो amendments है with respect to my subject that is IDT, we are going to discuss in this particular video. क्विकली दो बातें सर, ये पीडीएफ हमें चाहिए, ये कंपाइलेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं उसको अपलोड कर दूंगा एंड आई विल पिन दैट पर्टिकुलर पीडीएफ सो दैट यू आर व्हेनेवर यू आर सीइंग द वीडियो यू कैन क्विकली रेफर टू दैट. पॉइंट नंबर 2, टेलीग्राम चैनल प्लीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ ज्वाइन करो. इट विल बी अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर योर जर्नी. इट्स अ वेरी गुड टू वे इंटरेक्शन कम्युनिटी वी आर बिल्डिंग आउट देयर एंड आईडीटी के रिस्पेक्ट में आपको रिसोर्सेस मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे, तो वो देख सकते हो. तीसरी बात, एक प्रैक्टिस बैच आ रहा है हमारा दैट इज फॉर सीए फाइनल आईडीटी एंड अगर आपका क्लासेस बहुत पहले हुआ है और कॉन्फिडेंस नहीं है या क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं हुई है, इतनी नहीं हुई होती है और बार बार कंसेप्ट्स करने से फायदा नहीं होता है सर, क्वेश्चंस करने पड़ते हैं. सो वी आर सॉल्विंग दैट इशू इन दैट पर्टिकुलर बैच, तो वो आप देख लेना वेबसाइट पे. आई विल गिव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. मे बी इट विल हेल्प यू. वो कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा आपके लिए एंड इट विल श्योरली इंक्रीज योर मार्क्स. ठीक है, चलो ये 3 बातें हमने बता दी. हमारा फोकस आज का है अमेंडमेंट्स की तरफ. लेट्स स्टार्ट. अमेंडमेंट्स फॉर सितंबर 25 सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स लॉस पेपर नंबर 5. और ध्यान रखना ये अमेंडमेंट्स है, ठीक है. ये जहां जहां इनकॉर्पोरेट हुआ है वो सारे कंसेप्ट्स हम रिवीजन वीडियो में दोबारा देखेंगे. मतलब अमेंडमेंट्स रिवीजन में मैं इनकॉर्पोरेट करने वाला हूं, लेकिन ये प्योरली अमेंडमेंट वीडियो है ताकि आपको फटाफट पता चल जाए सर क्या चेंजेस है, क्या क्या नया पढ़ना है. इसका प्रिंट लेके रेडी रहना. चलो आ जाओ. सो एज यू ऑलरेडी नो सितंबर का कट ऑफ डेट है अपना 28 फरवरी. लेट्स स्टार्ट. जनरल 2 बातें बता दूं. DDA, that is the Delhi Development Authority. Is it a local authority under GST law? Answer is no. Local authority का यूज हम एग्जेम्पशन वगैरह में करते हैं, तो DDA लोकल अथॉरिटी नहीं है. कहीं पे भी वो वाले प्रोविजंस नहीं लगाने, ये क्लैरिफाई करा गया था. सेक्शन नंबर 74A रेफरेंस एडेड एट ऑल द प्लेसेस अलोंग विद 73, 74. अब ये 30-40 जगह अगर हुआ है तो मैं सबके सब रिपीट नहीं करने वाला. मैंने आपको बता दिया जहां 73, 74 है वहां पे 74A का रेफरेंस ऐड हो चुका है, ये आपको समझना है. ठीक है, अब सर ये क्या है 74A? डिमांड एंड रिकवरी, दैट इज योर चैप्टर नंबर 19. वहां पे 73, 74 आप पढ़ते हो. अब ये दोनों जो सेक्शन है ना, दे आर एप्लीकेबल ओनली टिल 23, 24. मतलब 23, 24 फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में अगर कोई डिमांड है, शॉर्ट टैक्स पेड है, अमाउंट नॉट पेड है या इरोनियस रिफंड है, तो 73, 74 लगेगा. दैट इज नॉन फ्रॉड एंड फ्रॉडुलेंट केसेस. 74A अब आ चुका है जो 24, 25 से हमारा लग रहा है. ठीक है, जो 24, 25 से आगे हमारा स्टार्ट हो रहा है. एंड 74A ने कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए. मतलब आपको लग रहा होगा सर सेक्शन ही पूरा बदल गया. नहीं, मैं आपको कराऊंगा. सिर्फ 2 चेंजेस है. प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया है, दोनों चीजों को एक सेक्शन में लेके आए हैं. वो मैं सारा आपको चैप्टर नंबर 19 के अमेंडमेंट्स के टाइम बताऊंगा. बस ध्यान रखना कहीं पे 73, 74 है तो वहां पे हम दिमाग में 74A भी रखेंगे डिपेंडिंग कि वो डिमांड कौन से पीरियड की है. तो ये सच अमेंडमेंट नहीं है. स्टार्ट करते हैं सप्लाई चैप्टर के रिस्पेक्ट में. आ जाओ. एक क्लैरिफिकेशन आया था, इफ यू रिमेंबर द टॉपिक. देखो मैंने कैसे दिया आपको, यहाँ पे टॉपिक दिया है एंड आई हैव गिवन द अमेंडमेंट. ठीक है, अमेंडमेंट सारा ग्रीन में, ब्लैक में उसका हेडिंग या सब हेडिंग होगा, रेड में कीवर्ड्स होंगे. तो प्रॉपरली कलर मतलब एक समझ आ जाता है ना स्ट्रक्चर. In chapter number 1 we cover one topic of taxability of few items, if you remember, that is linked to paragraph number 5E. क्या है सर ये पैराग्राफ नंबर 5E? एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन, टॉलरेट, वो वाली बात कर रहा हूँ. उसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते थे जैसे लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गया, चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए, वो सारी बातें. उसमें एक चीज क्लैरिफाई हुई है, सुनना क्या. क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द पेनल चार्जेस लेविड बाय बैंक्स एंड एनबीएफसीज. अर्लियर ये पेनल इंटरेस्ट लगाते थे, तो पेनल इंटरेस्ट जैसा होता था क्या वैसा ही पेनल चार्जेस है, उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आया. तो सुनो, पेनल चार्जेस आर एसेंशियली इन द नेचर ऑफ चार्जेस फॉर ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट. देखो हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें उसके नेचर से मतलब है. तो पेनल चार्जेस क्या है? दे आर लेविड फॉर ब्रीच ऑफ द टर्म्स ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट. तो पहले पेनल इंटरेस्ट बोला जाता था, अब पेनल चार्जेस है, पर फर्क नहीं पड़ेगा. पेनल चार्जेस आर ऑल्सो टू अवॉइड ब्रीच. It is to deter breach. It is not to tolerate, but not tolerate something. ये लाइन आपकी गोल्डन लाइन है जो मैं हर बार चिल्लाता हूँ इस चैप्टर में. तो ये भी काइंड ऑफ सेम नेचर की तरह ही है जैसे लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गया या जैसे चेक डिस्काउंटिंग का हो गया. दे आर नॉट अ सप्लाई, दे आर नॉट अ कंसिडरेशन. सी, they are merely events in a contract. They are to deter non-compliance with loan terms. I am repeating the line. Penal charges are not to tolerate anything, they are to not tolerate something. Okay, so इसका ट्रीटमेंट हम लिक्विडेटेड डैमेजेस की तरह ही करेंगे. पेनल इंटरेस्ट पहले हुआ करता था, अब वो पेनल चार्ज हो चुका है.
तो पेनल चार्ज का ट्रीटमेंट को क्लैरिफाई करा गया है कि दे आर लाइक लिक्विडेटेड डैमेजेस, आप इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाओगे। सर इंटरेस्ट का क्या? इंटरेस्ट तो आपको ऑलरेडी पता है ना, अगर पैसा देके इंटरेस्ट कमा रहे हो दैट इज दैट इज एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर कोई सप्लाई सर्विस गुड्स के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट कमा रहे हो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन, सेक्शन नंबर 15। क्लियर? आगे आ जाओ। शेड्यूल नंबर 3 पढ़ते हैं हम, एक नेगेटिव लिस्ट, उसमें 3 चेंजेस है, 3 एडिशन है। एडिशन नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 8 क्लॉज AA, एक AA क्लॉज ऐड हुआ है। सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस्ड इन SEZ और अ फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन टू एनी पर्सन, लेकिन आप ये कब सेल कर रहे हो? बिफोर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट और टू द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो सर ये तो वेयरहाउस गुड्स की तरह हो गया ना, आंसर इज यस। जैसे ये कस्टम्स के वेयरहाउस गुड्स में आप गुड्स को सेल करते हो, इट इज नॉट अ सप्लाई, वैसे ही ये SEZ के अंदर सेल करते हो बिफोर क्लियरेंस, इट इज नॉट अ सप्लाई। क्योंकि कंसेप्ट वही लग गया ना सर, SEZ क्या रहता है? SEZ को हम इंडिया का पार्ट नहीं मानते, तो जब बाहर से बाहर ही सेल, मतलब बेसिकली इंडिया में सेल ही नहीं हुआ, क्लियरेंस के बाद सेल होता, क्लियरेंस के बाद सेल होता, या DTA के अंदर आप उसको लेके आते फिर सेल होता, देन इट वुड हैव बीन चार्जेबल, बट दिस इज नॉट अ सप्लाई। ये आपका शेड्यूल नंबर 3 में आ गया। ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के साथ आया था, ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुआ था। चलो एडिशन नंबर 2 एंड एडिशन नंबर 3, ये आपके है पैराग्राफ नंबर 9 और पैराग्राफ नंबर 10। पैराग्राफ नंबर 8 तक आप पढ़ते थे, ये 2 पैराग्राफ्स और ऐड हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बहुत सिंपल है, पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद मैंने इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा है, वो आप देख लेना, एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगा। आओ, एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम। अब सर एक को इंश्योरेंस क्या होता है और यहाँ पे आया एक री इंश्योरेंस। तो सिंपल सी बात सुनो, को इंश्योरेंस मतलब टीम बना के हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों मिला के किसी को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज को इंश्योरेंस। व्हाट इज री इंश्योरेंस? री इंश्योरेंस मतलब एक ने क्लाइंट को इंश्योरेंस दिया और फिर इसने अपनी रिस्क किसी और को ट्रांसफर करी। तो जिसको री इंश्योरेंस ट्रांसफर किया, मतलब किसी को हमने और बिजनेस आगे दिया, वो पहले से पिक्चर के अंदर नहीं था, को इंश्योरेंस में वो पहले से पिक्चर के अंदर है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। पैराग्राफ 9 को पहले रीड करते हैं। एक्टिविटी ऑफ, हम क्या सप्लाई नहीं मान रहे? एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय लीड इंश्योरर। सर लीड इंश्योरर मतलब क्या? को इंश्योरेंस प्रीमियम के कॉन्ट्रैक्ट्स में लीड इंश्योरर को नेम किया जाता है, मतलब बेसिकली विल बी द फेस ऑफ द ट्रांजैक्शन इन सिंपल वर्ड्स। तो आप उसको समझ लो कि ये इन दोनों में से एक सारी बात करेगा, एक सारा ट्रांजैक्शन करेगा और इसको उसका प्रीमियम ट्रांसफर कर देगा। तो ओरिजिनली है दोनों, लेकिन डील हम एक से करते हैं। आप 5 जनों का ग्रुप है, तो जब कहीं घूमने जाने वाले हो, कहीं बुकिंग करनी है, तो 500 के 500 थोड़ी करते हो, एक ही करता है और बाकियों के साथ हिसाब कर लेता है। करते हो ना जब आप किसी पार्टी या वेकेशन में जाते हो, तो ये वही जो हिसाब करेगा बाद में पे करके, दैट इज द पर्सन नोन एज लीड इंश्योरर इन सिंपल टर्म्स। तो सुनो मेरी बात, एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय लीड इंश्योरर टू को इंश्योरर फॉर इंश्योरेंस सर्विसेज जॉइंटली सप्लाइड। सर मैंने क्या बोला, ये दोनों साथ में दे रहे हैं, तो दिस इज अ जॉइंटली सप्लाइड इंश्योरेंस बाय द लीड इंश्योरर एंड को इंश्योरर टू द इंश्योर्ड, मतलब जो भी अपना यहाँ पे क्लाइंट रहेगा, इन को इंश्योरेंस एग्रीमेंट। लेकिन एक कंडीशन है, हम इस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं मानेंगे, बट कंडीशन क्या है? दैट एंटायर जीएसटी जितना भी एप्लीकेबल है शुड बी पेड ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड। सर थोड़ा सा कुछ रह गया है ना, उसको समझा देते हैं हम आपको। यहां से आओ, ये दोनों है हमारे कंपनीज, लेट्स से SBI जनरल और LIC, ठीक है। दोनों ने को इंश्योरेंस दिया है रिलायंस को। अब रिलायंस तो बहुत बड़ा वो कॉर्पोरेट है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो टीम अप करते हैं, एक रिस्क लेना नहीं चाहता। स्टार्टिंग से दोनों पिक्चर में है, लेकिन LIC जो है वो लीड इंश्योरर है, ये को इंश्योरर है और ये हमारा इंश्योर्ड है। तो रिलायंस डील ऑन द फेस ऑफ इट LIC से कर रहा है, बट डॉक्यूमेंट्स वगैरह में को इंश्योरेंस में इसका भी नाम है। अब टोटल प्रीमियम पे हुआ, लेट्स से रिलायंस ने LIC को प्रीमियम पे किया 100 lakhs का। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कवर, ओके। आई एम फोकस्ड ऑन प्रीमियम बिकॉज दैट इज द कंसिडरेशन। ये 100 लाख का जो प्रीमियम आया, LIC ने बोला हाँ ओरिजिनल हमारे बीच में 60-40 का रेशियो है, तो 60 लाख ये रखेंगे और 40 लाख आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो अपोर्शनमेंट ऑफ 40 lakhs हुआ टू SBI जनरल, दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ GST नाउ। ये पहले फील्ड पे रियल लाइफ में नोटिसेस निकलना स्टार्ट हो गए थे, तो ये शेड्यूल नंबर 3 में अमेंडमेंट लाया गया। और बड़ा ही लॉजिकल है भैया, कंडीशन इन्होंने क्या बोली कि आप इसके ऊपर पूरा का पूरा इंश्योरेंस का जो GST है
आप पे करो। तो 100 लाख के ऊपर अगर 18%, 18 लाख का मैंने निर्मला ताई को जीएसटी पे किया तो मैं 40 लाख पे दोबारा क्यों करूंगा? सवाल उठ रहा था कि आप इसको जो 40 लाख दे रहे हो और उसके बदले में ये जो आपको को इंश्योरेंस दे रहा है इसको अलग सप्लाई बनाओ। नहीं, ये इन टोटलिटी एक ही सप्लाई है और 100 लाख के ऊपर हम जीएसटी पे कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 9 समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। अरे तुम्हारा ये प्यार होता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो आ जाओ, पैराग्राफ नंबर 10 पढ़ते हैं, री इंश्योरेंस। पहले रीड करते हैं फिर पैराग्राफ उसको डायग्राम में लेके जाऊंगा। सर्विसेज बाय, क्या सप्लाई नहीं है? सर्विस बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप बच्चे गलती करते हैं थोड़ा सा समझने में। ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है, तो इस सप्लाई को हम सप्लाई मान ही नहीं रहे, इस सर्विस को हम सप्लाई मान ही नहीं रहे। सर्विस बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम। सर खिचड़ी पक रही है, अच्छे से पकाते हैं ना, फिर खाएंगे, अभी दिखाऊंगा डायग्राम में, रुको। फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज पेड बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर सब्जेक्ट टू द कंडीशन। हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे अगर जीएसटी इज पेड बाय री इंश्योरर ऑन द ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर इंक्लूसिव ऑफ द सेड सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन। एक बार पैराग्राफ आप रीड करो, एक बार आराम से प्यार से, फिर मैं आपको लेके जाता हूं डायग्राम की तरफ। करो एक बार रीड, करो करो करो। जब तक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा ना तब तक उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने का मजा, लुत्फ नहीं आएगा। तो मैं क्लास में भी ऐसा करता हूं कि पहले कंफ्यूज करो, कंफ्यूज मतलब जान के नहीं, जो लिखा है उसी में ले, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। आ जाओ, भूल जाओ डायग्राम में क्या लिखा है। ये एक ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुआ, ये है मेरा ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। टोटल प्रीमियम रिलायंस ने एलआईसी को पे किया 100 लाख रुपीस कंसिडरेशन, जिसके बदले में इंश्योरेंस एलआईसी ने रिलायंस को बोला ठीक है वी विल गिव यू द सर्विस ऑफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इस 100 लाख पे जीएसटी लगेगा? अरे बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यहां पे कोई सवाल ही नहीं है। ये तो जनरल पूछ लिया मैंने आपसे। सवाल जो होने वाला है ना वो इस पे होने वाला है, बवाल इस पे मच रहा है कि क्या है क्या नहीं है। इसको समझते हैं। एलआईसी ने 100 लाख का प्रीमियम लिया और जो भी कवर वगैरह उसने दिया होगा, बाद में 2 दिन बाद एलआईसी को अंदर से थोड़ा सा ना डर लगने लग गया। एलआईसी को थोड़ा सा डर लगने लग गया, भाई बहुत ज्यादा उठा लिया है आपने कवर। 100 लाख तो ठीक है, अच्छा खासा पैसा भी कमाया, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है कि शायद हम उतना मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एलआईसी ने एसबीआई को फोन किया कि सुन ना यार एसबीआई, तू भी तो बहुत बड़ा आदमी है, तो यार तू इसमें से मेरा थोड़ा रिस्क सीड करे, मैं तेरे को सीड करूं क्या? रिस्क सीड मतलब सीईडी, ट्रांसफर करना। तो भाईचारा है ना यार, दोनों भाई अपन दोनों इसको संभालेंगे, रिलायंस को, इसका प्रीमियम हम दोनों मिलके खाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, तो तू थोड़ी सी रिस्क लेना मेरे से। एसबीआई ने बोला ठीक है यार, तू भी अपना भाई है, एक काम कर 40% रिस्क मुझे दे दे, मैं 40% लेने को रेडी हूं मेरे बिजनेस के हिसाब से। अभी एलआईसी ने कहा ठीक है, तो मेरे पास नेट 60 रह जाएगा और मैं आपको 40 लाख का ट्रांसफर करूंगा। रिस्क भी ट्रांसफर हो गई, तो रिस्क के बदले में प्रीमियम भी ट्रांसफर होगा। नाउ माय क्वेश्चन नंबर 1 टू एवरी वन ऑफ यू, आंसर इट इफ पॉसिबल इन द कमेंट। दिस 40 लाख which is being transferred by LIC, who is the supplier, who is the recipient? Supplier is SBI and recipient is LIC. Recipient pays the consideration. Question number 1, sir 40 लाख पे जीएसटी लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 40 लाख पे 40 लाख पे जीएसटी लगना ही है, उसको मैं यहां पे नहीं कवर कर रहा शेड्यूल 3 में। तो सर किसको कवर कर रहे हो? एलआईसी ने बोला एसबीआई को, पैसे दे ही रहा था, देखो सिंपल बात, 40 लाख रुपए से दे ही रहे थे, 40 लाख रुपए से दे ही रहे थे, बट एक सेकंड के लिए हाथ रोक लिया। एसबीआई ने कहा क्या हुआ? एलआईसी कह रहा है मेरी बात सुन एसबीआई, रिलायंस से जो बिजनेस कमाया मैंने, उसमें मेरे कुछ खर्चे भी लगे, मैंने एडमिन एक्सपेंसेस भी किए, मैंने सॉलिसिटेशन भी किया, उसका सारा खर्चा मैंने डेबिट किया है अपने बुक्स में, और उसके अगेंस्ट मैंने 100 लाख का प्रीमियम कमाया। तो जब तू 40 लाख
कमाई मेरी लेके जा रहा है, तो जो मैंने खर्चा किया है उसका भी तो 40% लेके जा। एसबीआई ने कहा ठीक है भाई, आप कुछ अर्न करने के लिए स्पेंड करते हो और वो अर्निंग कोई और लेके जाता है, तो वो जो स्पेंड किया है वो भी तो ट्रांसफर करो। तो एसबीआई ने कहा ठीक है, काम कर, 40 लाख में से लेट से वो शेयर आ रहा है 1 लाख रुपीस, तो तू मुझे 39 पे कर दे नेट। अब सवाल ये उठा मार्केट में कि सर ये 1 लाख, समझना ध्यान से बेटा जी, 1 लाख कौन किसको पे कर रहा है? 1 लाख कौन किसको पे कर रहा है? 1 लाख एसबीआई पे कर रहा है, क्योंकि एलआईसी जो देने वाला था उसमें से कुछ कट हो रहा है, तो इसका मतलब एसबीआई एलआईसी को 1 लाख रुपीस पे कर रहा है। कौन सप्लायर हुआ उस केस में? सप्लायर कौन हुआ? एलआईसी हुआ और एसबीआई रेसिपिएंट हुआ। तो मार्केट में 1 लाख के ऊपर भी जीएसटी मांगा जा रहा था बाय जीएसटी ऑफिसर, बट सुनने में ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रमोट भी करना था इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। सप्लाई की शेड्यूल नंबर 3 में अमेंडमेंट डाल दिया, बोला ये 1 लाख रुपीस इज नॉट अ सप्लाई। 40 लाख पे देयर इज नो इंपैक्ट। 1 लाख जो उसमें से कट किया जा रहा है वो सेपरेट सप्लाई टेक्निकली है, लेकिन बोला कि ठीक है यार कोई बात नहीं, इस पे भी जीएसटी मिल गया, इस पे भी जीएसटी मिल गया, छोड़ो, सीडिंग कमीशन को छोड़ो। अब इस कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको ये नोट डाउन करना है तो कर लो, ये 2 ही डायग्राम है यार, इसका मैं अलग से दे नहीं रहा आपको ये पीडीएफ वगैरह, पर ये 2 ही है। एक बार आप इसको दोबारा पढ़ेंगे। सर्विस बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर, मतलब एलआईसी टू एसबीआई फॉर विच सीडिंग कमीशन, सीडिंग कमीशन आप लिख लो एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह, एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह खर्चा। तो जब कमाई लेके जा रहे हो तो सर खर्चा भी लेके जाओ, और इसको री इंश्योरेंस कमीशन भी बोलते हैं। दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज मेरे एग्जांपल में दिस वाज 40 लाख, मेरे एग्जांपल में दिस वाज 40 लाख पेड बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर। कंडीशन, जीएसटी पेड बाय री इंश्योरर ऑन द ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम दैट वाज 40 लाख पेड बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर इंक्लूसिव ऑफ दैट सीडिंग कमीशन, जिसमें से हमने 1 लाख कट किया। तो 40 लाख पे जीएसटी गया, ओरिजिनल पे जीएसटी गया। तो सर सुनने में तो ये भी लग रहा है यहाँ पे डबल टैक्सेशन हो रहा है, नहीं, ये अलग ट्रांजैक्शन है, ये अलग ट्रांजैक्शन, ऊपर वाले में ये एक साथ ही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ चैप्टर नंबर 2 चार्ज, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 सीजीएसटी, सेक्शन नंबर 5 आईजीएसटी। एक नई नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐड हो रखी है अपार्ट फ्रॉम द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो टोटल अब हमारे पास 3 नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, और तीनों की तीनों जो है वो गुड्स ही है। और क्या है उस तीसरे नॉन टैक्सेबल सप्लाई का नाम? अनडीनेचर्ड, नॉट डीनेचर्ड। मैं क्यों इतना बोल रहा हूं, क्योंकि डिफरेंस है अनडीनेचर्ड और डीनेचर्ड में। डीनेचर्ड इंडस्ट्रियल की तरफ जाता है, अनडीनेचर्ड ह्यूमन कंजम्पशन के अल्कोहल में यूज होता है। अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, और उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, प्रोवाइडेड इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके ऊपर मार्केट में बहुत सारा बवाल था, अभी भी थोड़ा बहुत है लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है, लिटिगेशन क्लास में बताता हूं मैं, तो सुन लो, जस्ट एक आइडिया ले लो कि आपको पॉइंट किस पे स्ट्रेस देना है। ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है, ये कौन सा वाला बात कर रहे हैं हम? विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। तो उसका जो रॉ मटेरियल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, उसको भी मैंने जीएसटी से बाहर कर दिया। ये तो इससे पहले कन्वर्जेंट व्यूज आ रहे थे इंडस्ट्री के, गवर्नमेंट, जीएसटी ऑफिसर के, तो इसको एक बार सॉर्ट कर दिया कि मेन आउटपुट अगर जीएसटी के बाहर है तो उसका इनपुट भी जीएसटी के बाहर रख लेते हैं ना, है ना, वरना फिर क्या है ना, वहां पे वैट लगेगा, वहां पे एक्साइज लगेगा, और आउटपुट जो बन रहा है वो जीएसटी के बाहर, मतलब वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रहा था। अब इसमें ना प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ये जो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है ना, इस पे लग रहा था जीएसटी। अब मार्केट कह रहा था सर इस पे जीएसटी लगा रहे हो, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो जीएसटी से बाहर है, फिर दोबारा इनपुट टैक्स कैसे, सेंडवेट क्रेडिट कैसे यूटिलाइज करे, वो आईटीसी कैसे यूटिलाइज करे, मतलब आईटीसी का यूटिलाइजेशन के लिए आउटपुट जीएसटी में होना चाहिए ना, तो आउटपुट जीएसटी के अंदर नहीं है, और इनपुट पे लग रहा था जीएसटी। अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, क्योंकि इनपुट को भी हमने जीएसटी से बाहर कर दिया, और इसका जो मेन आउटपुट, जिस आउटपुट में ये यूज होता है, दैट इज द अल्कोहलिक लिकर, वो तो जीएसटी से बाहर है ही। तो एक्स्ट्रा कहानी छोड़ दो, बट याद रखना मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाला जो रेक्टिफाइड स्पिरिट, मतलब अनडीनेचर्ड, प्लीज आई एम मार्किंग ऑन दिस अगेन, दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी नाउ। आरसीएम में 2 जगह चेंजेस है। स्पॉन्सरशिप सर्विस आरसीएम में हम जब पढ़ते थे तो हम क्या बोलते थे, सप्लायर कैन बी एनी पर्सन, रेसिपिएंट नीड्स टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म इन टैक्सेबल टेरिटरी, देन वी विल गो फॉर आरसीएम। अब आपको क्या पढ़ना है, सप्लायर एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, सप्लायर एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट। तो इफ द सप्लायर इज
अ बॉडी कॉर्पोरेट, देन इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। और वो सेंस भी लग बनता है ना यार, कंपनी वगैरह को क्यों छोड़ना है ना, वो तो कर सकते हैं एफसीएम का कंप्लायंस। आरसीएम के अंदर एक रेंटल का मैंने एक आईडीटी का शॉर्ट डाला था, हमारे आईडीटी के शॉर्ट्स की सीरीज देखना, बहुत मजा आएगा आपको। तो उसका मैंने एक रेंट का एक शॉर्ट डाला था जिसको मैं दोबारा अपलोड करूंगा, क्योंकि उसमें दोबारा ये आरसीएम वगैरह का भी चेंज है, एंड मैं दोबारा एक और डिटेल बनाने वाला हूँ। सो उसमें मैं दोबारा कवर करूंगा, बट अभी के लिए सुन लो दैट कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो आरसीएम है दैट इज अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, बट if that registered recipient happens to be a composition levy supplier then RCM is not applicable। तो unregistered to unregistered exempt हो जाएगा, ठीक है। So no RCM if recipient is registered but under composition scheme, but if is under regular scheme supplier is unregistered, क्यों? क्योंकि उसका वो 20 लाख के ऊपर नहीं होगा, लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है अदर देन कॉम्पोजिशन, तो उस केस में लग जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में तो आरसीएम नहीं लगेगा, फिर वो एग्जेम्पशन की तरफ चला जाएगा। क्लियर? क्योंकि दोनों को ही हटा दिया ना हमने, सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट को भी आपने आरसीएम से हटा दिया, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलो चैप्टर नंबर 4 एग्जेम्पशन आ जाओ। एजुकेशन सर्विसेज में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन सुन लो। जियोत इंस्टीट्यूट और मैक्स म्यूलर भवन, ये क्या है सर? ये ना जर्मन लैंग्वेज, ये जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं बच्चों को ताकि लोग इंडिया से जर्मनी जाके रह पाए। दे विल चार्ज जीएसटी। एक क्लैरिफिकेशन आया था, इन लोगों ने ना जीएसटी चार्ज नहीं किया था बिकॉज दे वर अंडर बोनाफाइड बिलीफ दैट दे आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी इंडियन लॉ। ये प्राइवेट कोचिंग की तरह ही काम कर रहे थे, बट बोनाफाइड बिलीफ था ना, तो उनको छोड़ दिया। बट आगे से क्लैरिफाई किया कि आप आगे से जीएसटी लगाएंगे, पुराना वाला छोड़ दिया लेकिन आगे से जीएसटी लगाना पड़ेगा। एंट्री नंबर 34, एंट्री नंबर 34 आपको याद है बैंकिंग फाइनेंशियल में हम पढ़ते थे, जिसमें अक्वायरिंग बैंक पेमेंट करता है सामने वाले के जो सेलर है उसके अकाउंट को, और उसमें जो ट्रांजैक्शन होती है अगर वो सेटलमेंट हो रही है अप टू 2000 रुपीज इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, तो एग्जेम्पशन मिल जाता है। उसके रिस्पेक्ट में एक क्लैरिफिकेशन आया था कि पेमेंट एग्रीगेटर्स जो है क्या उनको ये एंट्री नंबर 34 का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सर ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं? एक सिंपल सी बात सुनना, मैंने जब अपनी वेबसाइट बनवाई थी swalimbeclasses.in, तो उस टाइम पे मैंने रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगवाया था। मैं पेमेंट एग्रीगेटर नहीं बोल रहा, दोनों अलग अलग शब्द है भैया, पैसे अंदर रख लो नहीं तो ये एग्जाम्पल के चक्कर में लॉस हो जाएगा आज। चलो, पेमेंट गेटवे मतलब क्या? जब बच्चे मेरे वेबसाइट पे आते थे तो वो बुक या क्लास जो खरीदते थे वो पेमेंट करते थे, वो पेमेंट जाता था इनके अकाउंट में, वो पेमेंट इनके पास जाता था, और वहां पे एक एस्क्रो सेट होता है। एस्क्रो मतलब बेसिकली उस अकाउंट को अलग से रखा जाता था और वो क्लाइंट का पैसा क्लाइंट को मिल जाता था विद इन 2 बिजनेस डेज, और वो मेरे से कमीशन लेते थे 1.98 या 2 पॉइंट समथिंग विद जीएसटी जो भी लगता था। ठीक है, सवाल ये उठता है कि सर ये जो पेमेंट एग्रीगेटर है, ये जो पेमेंट गेटवेज है और ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स है, क्या इनका एंट्री नंबर 34 से कोई लिंक है? क्योंकि वो भी तो पेमेंट कर रहे हैं ना सप्लायर को, जैसे मैं सप्लायर हूं टीचिंग सर्विसेज का, तो वहां पे एंट्री नंबर 34 आएगा क्या? उसके लिए क्लैरिफिकेशन आया। 2-3 बातें सुन लो जो क्लैरिफिकेशन के बैकग्राउंड के लिए रेलिवेंट रहती है कि सर ये पेमेंट एग्रीगेटर होते क्या है। जो मैंने आपको भी बताया कि सेलर को अपना खुद का सारा सिस्टम सेट ना करना पड़े, तो दे गिव यू दिस सिस्टम वेयर दे कैन प्रोसेस द पेमेंट, जहां पे बच्चे यूपीआई का यूज करे, डेबिट कार्ड करे, क्रेडिट कार्ड करे। सो दे फैसिलिटेट ई कॉमर्स वेबसाइट एंड मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर, जो आप लोग मेरे वेबसाइट पे जाते थे, विदाउट द नीड ऑफ देयर ओन पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम, क्योंकि महंगा काम होता है। तो इस सच आई वुड प्रेफर जो भी है 2-2.5% आप लो और आप प्रोसेस करो मेरे बिहाफ पे। सर वो करते क्या थे एग्जैक्टली? दे यूज टू रिसीव, रेजर पे रिसीव्स द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स इन एस्क्रो अकाउंट, मतलब ये एक स्पेशल डेडिकेटेड अकाउंट रहेगा, मन मर्जी से यूज नहीं कर सकते, ये क्लाइंट के पास ही जाएगा पैसा। दे विल पूल एंड ट्रांसफर देम टू द मर्चेंट विद इन टाइम स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। तो आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं। सवाल सिर्फ एक उठता है कि क्या वो एक्वायरिंग बैंक है? क्योंकि अगर एक्वायरिंग बैंक है तो वो एंट्री नंबर 34 में फॉल करेंगे। एक्वायरिंग बैंक मतलब रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड दे आर पेइंग द सेलर। ठीक है, तो आंसर इज यस, आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन दिस सेटलमेंट आर एक्वायरिंग बैंक। तो जैसे वो एक्वायरिंग बैंक बन जाएंगे उनको एंट्री नंबर 34 मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जेम्पशन अंडर एंट्री नंबर 34 इज अवेलेबल टू आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर। बट ध्यान रखना, अगर ये पेमेंट एग्रीगेटर कोई और फंक्शन कर रहा है,
देखो, दिस एग्जेम्पशन इज लिमिटेड टू पेमेंट सेटलमेंट विच इन्वॉल्व्स हैंडलिंग ऑफ मनी बट डज नॉट कवर पेमेंट गेटवे सर्विसेज। सर पेमेंट एग्रीगेटर तो समझ आ गया, पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर में सिर्फ एक फर्क है कि पेमेंट गेटवे पैसा आपका नहीं मैनेज करता, वो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग करवाएगा, बट आपका मतलब पैसा रख के 2-3 दिन बाद आपको देगा, ऐसा नहीं करता। तो वही एक डिफरेंस है। तो पेमेंट गेटवे इज नॉट एक्वायरिंग बैंक क्योंकि वो पैसा रख नहीं रहा है, बट पेमेंट एग्रीगेटर इज। ओके, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग ऑफ फंड्स। क्लियर है बात? तो पीजी क्या करेगा? पेमेंट गेटवे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, वो पैसा नहीं रखेगा। इट विल बी विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट इन हैंडलिंग ऑफ फंड्स। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते फटाफट। एक एंट्री ऐड हुई है जनरल इंश्योरेंस में, एक एंट्री ऐड हुई है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। एक बार रीड करते फिर बता दो क्या है ये। इंश्योरेंस बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय इंश्योरर आउट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। डू यू नो व्हाट इज टीपीए? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको पता है क्या होता है? आपको कंपलसरी होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना। तो आज मेरे पास अगर एक गाड़ी है, ठीक है, तो मैं बाहर चलाता हूं और बाहर सपोज मैंने किसी स्ट्रेंजर को ठोक दिया, ठीक है, और स्ट्रेंजर को लग गई, स्ट्रेंजर गिर गया, ठीक है, इसका खर्चा आया, इसको इंश्योरेंस देना पड़ गया। सवाल ये उठता है सर मैं तो भाग गया, ठीक है, मैं तो भाग गया, मैं नहीं मिल रहा। और ये रिस्क सब जगह होती है ना, रोड पे चल रहे हैं, कुछ हो सकता है, तो ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मतलब इन दिस केस जो भी टीपीए का, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम कलेक्ट किया जा रहा है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में जो जाएगा, वहां से इसको पैसा मिलेगा बिकॉज ही इज गेटिंग दैट इंश्योरेंस सर्विस एंड इट इज कंपल्सरी इन इंडिया। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अपने घर पे पूछना, या आपने कोई व्हीकल खरीदा होगा तो आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी आपको कराना ही पड़ता है, उसके सिवाय आपको इंश्योरेंसेस लो अपने लिए अलग, तो वो डिफरेंट है। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करो। इंश्योरेंस बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड ये बनाया गया है लीगली अंडर मोटर व्हीकल एक्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय इंश्योरर आउट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मैं जो कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे करूंगा जो इस फंड में जाएगा, तो जो मोटर व्हीकल फंड आगे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है हम सबको किसी को भी रोड पे लग सकती है, उस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगाना जो जा रहा है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के पास। बस आप इतना समझ लो, ठीक है। इंश्योरर का मतलब समझा रखा है, मैं रीड करने के लिए दिया है, मुझे नहीं लगता है लोग टेस्ट करेंगे, बट एक बार वी कैन रीड। इट हैज द सेम मीनिंग एज पर इंश्योरेंस एक्ट। और इंश्योरेंस एक्ट में क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स इंडियन कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एनी पार्लियामेंट, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉरेन कंपनी, ओके, एंगेज्ड इन री इंश्योरेंस बिजनेस थ्रू अ ब्रांच एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो बेसिकली फॉरेन कंपनी भी कवर्ड है, जैसे अगर कोई वो री इंश्योरेंस वगैरह कर रही है इंडिया के ब्रांच के थ्रू, ठीक है। ये थोड़ा इंश्योरेंस एक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है, इसको छोड़ दो। एंट्री नंबर 3 आपको याद है, 3 और 3A सर्विसेज टू गवर्नमेंट, प्योर सर्विस एंड कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट में 25% ऑफ गुड्स, 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, तो वो कंडीशन लगाई जाती है। वहां पे क्लैरिफिकेशन आया कि बहुत बड़ी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे हाउसकीपिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, दैट इंक्लूड्स गुड्स प्लस सर्विसेज। मैं सीपीडब्ल्यूडी की बात नहीं कर रहा हूं, सीपीडब्ल्यूडी के रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन आया था, वो बुक्स में ऑलरेडी प्रिंटेड होगा, आपके मेरी भी है, आपके बात जहां से भी आपने पढ़ा होगा, सो दैट इज सेपरेट। मैं बात कर रहा हूं अभी एमसीडी की, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो उनको अगर कोई सर्विस दी जा रही है ऐसी विद रिस्पेक्ट टू अपकीपिंग ऑफ देयर ऑफिस, मतलब ऑफिस ठीक ठाक रखने के लिए, क्या वो एंट्री नंबर 3 में एग्जेम्प्ट है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मिंग एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्यूनिसिपैलिटी अंडर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आया आपको? ये 243W और G का रेफरेंस एंट्री नंबर 3A के अंदर है। तो जनरल आप कोई भी सर्विस देते हो या कोई प्योर सर्विस या कॉम्पोजिट देते हो, दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट शुड बी लिंक्ड टू 243W और G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज नॉट। अपकीपिंग ऑफ ऑफिस इज नॉट अंडर दिस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सर म्यूनिसिपैलिटी वाले क्यों रेफर कर रहे हो? क्योंकि मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 243G नहीं रेफर किया, यहाँ पे W रेफर किया, ठीक है। तो जीएसटी के आगे लगाएंगे हम टिक। आगे आ जाओ। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज मई 25 के अटेम्प्ट में जब हमने अमेंडमेंट किया था तो वो पूरा सब्सटीट्यूट हो गया था, के पास ऑलरेडी होगा, उसके अंदर एक ऐड करना है। ये पहले हुआ करता था, फिर अमेंडमेंट के अंदर स्किप हुआ, आज अमेंडमेंट के अंदर वो ऐड हो गया है। सिंपल आपको ध्यान रखना है, इनकी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव बाय एनएसडीसी, एनएसडीसी बोले तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
तो एनएसडीसी का अप्रूव कोई भी ट्रेनिंग पार्टनर है उसकी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। एंट्री नंबर 25A। सर 25 और 25A क्या पढ़ते थे हम? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहले के जमाने में एंसिलरी सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मीटर चेंज हो गया, डुप्लीकेट बिल हो गया, मीटर का शिफ्टिंग हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी चार्जेस लगते थे वहां पे जीएसटी लगता था। कुछ टाइम पहले उसको हमने अमेंड कर दिया था कि भैया हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, उसका एक एग्जेम्पशन एंट्री प्रोवाइड किया था बाय द वे ऑफ एंट्री नंबर 25A। बट उसके अंदर गलती से हमने शब्द जो लिखे थे वो लिखे थे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सर्विसेज एंसिलरी टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मतलब दोनों कंडीशन लगानी पड़ेगी। लेकिन एंट्री नंबर 25 में अंदर मतलब जो मेन एग्जेम्पशन है आपकी विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज जो ट्रांसमिशन होता है, वहां पे हमने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बच्चे जनरली ऐसा हो जाता है कि और एंड पे नहीं ध्यान देते। एक बार बुक खोलो, एंट्री नंबर 25 चेक करो, वहां पे आपको मिलेगा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दोनों में से कोई एक, वो भी एग्जेम्पशन में मिल जाएगा। एंड होता तो दोनों करना पड़ता, समझे? तो वहां पे हमने और कर दिया था, लेकिन जब 25A का हमने फायदा दिया वहां पे गलती से हमने एंड लिख दिया, तो उसको भी ठीक कर दिया, उसको भी और कर दिया, सो दैट 25 एंड 25A आर कंप्लीटली अलाइन टू ईच अदर। क्लियर? एक नया सेक्शन आया था सीजीएसटी के अंदर भी और एसजीएसटी के अंदर भी, नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड टैक्स रिलीफ। अब सुनना, जीएसटी में अलग अलग टाइम पे नोटिफिकेशंस आ रही है, सर्कुलर्स आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो कभी कभार क्या होता है ना, कोई जेन्युइन इंटरप्रिटेशन इशू रहता है जिसकी वजह से बाद में क्लैरिफिकेशन आता है और पता चलता है कि जीएसटी लगना था या जीएसटी ज्यादा लगना था। तो बाद में क्लैरिफिकेशन आया ना, पास्ट के लिए मैंने शायद वो जीएसटी कलेक्ट नहीं किया या मैंने शायद कम कलेक्ट किया, बट नीयत खराब नहीं थी। गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारी नीयत साफ थी, इट वाज अ बोनाफाइड मिस्टेक। तो दिस गिव्स अ पावर टू गवर्नमेंट दैट यू कैन यू कैन वेव ऑफ द रिकवरी। मतलब किसी ने नहीं पे किया, किसी ने कम पे किया, तो छोड़ो, उससे नहीं लेना। इसी के रिस्पेक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं। वो मैंने अमेंडमेंट्स यहाँ क्यों नहीं डाली है, मैंने बुक के अंदर डाली है, यहाँ पे नहीं डाली, वहाँ है बिकॉज आईसीआई वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, आईसीआई ने नहीं डाली है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। उसी के रिस्पेक्ट में ये सेक्शन है और उसके लिए एक शब्द इंट्रोड्यूस करा गया था, एज इज वेरियस बेसिस। आपको मेरे अभी नए वाले अमेंडेड बुक में मिल जाएगा ये एज इज वेरियस बेसिस। सर इसका मतलब क्या होता है एज इज वेरियस बेसिस? एज इज वेरियस बेसिस मतलब जो जैसा है अब वैसा कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक क्लैरिफिकेशन आया कि इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगना, और इससे पहले या उल्टा लेते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगना है। इससे पहले जेन्युइन मार्केट में नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस चल रहा था कि जीएसटी नहीं लग रहा था। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इस पीरियड में, जैसे फॉर एग्जांपल ये आया आपका 28 ऑफ फरवरी 2025 को, और 1 जुलाई से 25 से लेके यहां तक हमने मार्केट में जीएसटी नहीं लगाया। 28 फेब को आपने क्लैरिफाई किया कि लगाना है, तो ठीक है, इस पीरियड के लिए देयर इज अ पावर टू वेव ऑफ। कैसे? हम बोलेंगे एज इज वेरियस बेसिस पे हम इसको रेगुलराइज कर रहे हैं। रेगुलराइज मतलब किसी ने अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, किसी ने दिया वो तो सही सही दिया, तो जो पुरानी जो बातें हम उसको भूल जाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स, एज इज वेरियस बेसिस मतलब पुरानी बातों को भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाओ। जो भी हम क्लैरिफाई कर रहे हैं आप उसको प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे लगाओ। और इसीलिए बहुत सारी जगह जब क्लैरिफिकेशंस आती है तो एज इज वेरियस बेसिस पे चीजों को रेगुलराइज किया जाता है कि पुराना किसी ने जो किया आप उसको भूल जाओ, जो क्लैरिफाई कर रहे हैं उसको आगे से हम लेके जाएंगे, हम आगे से उसको ट्रीटमेंट लगाएंगे, आप आगे से फॉलो करो। एंड उसी के रिस्पेक्ट में ये भी आया था जो मैंने आपको बताया ना, जियोथ इंस्टीट्यूट मैक्स मूलर भवन, ये बोनाफाइड बिलीफ के अंदर जीएसटी नहीं लगा रहे थे, क्लैरिफाई किया कि तुम्हें लगाना है, तो पुराने वाले का क्या, छोड़ दो, आगे से लगाओ तुम जीएसटी। समझ में आया? सर इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? लिटिगेशन अवॉइड करना है यार, छोड़ दो अननेसेसरी, वो भी फिर कोर्ट में जाए कुछ जाए, ठीक है, क्लैरिफाई किया ना, आगे से ठीक कर लेना बस। इसको एक बार रीड करना, ये कोई पेपर के लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है, मैं फटाफट करा देता हूं। पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी विच वॉज नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड बिकॉज ऑफ एनी जनरल प्रैक्टिस, नॉटविथस्टैंडिंग दिस एक्ट, if government is satisfied that practice was or is generally prevalent regarding levy of any GST including non-levy, मतलब कुछ चल रहा है practice, but the supplies were liable to GST or were liable to higher amount, मतलब GST नहीं लगा रहे थे
और लगना था, जीएसटी कम लगा रहे थे बट ज्यादा लगना था। चलो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। वी कैन स्टेट इट इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन दैट दे शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी पेड, दैट अमाउंट डज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है, ठीक है, विच वॉज नॉट बीइंग लेविड और विच वॉज शॉर्ट लेविड। बस ये आपके पेपर के लिए वैसे रेलिवेंट नहीं है बट समझना आना चाहिए। अगले पे आते टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में 2-3 चेंजेस है, थोड़ा ध्यान देंगे। सेक्शन नंबर 13 आपको याद है किस चीज के बारे में बात करता है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। 13.2 बात करता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। 13.3 बात करता है आरसीएम सप्लाई। आरसीएम सप्लाई में इससे पहले हम दो चीजें पढ़ते थे, दो डेट्स को कंसिडर करते थे। पहला डेट हुआ करता था आपका 60 डेज फ्रॉम फॉलोइंग द इनवॉइस इशू और एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर। देखो आरसीएम मतलब रेसिपिएंट इज गोइंग टू पे टैक्स, तो सप्लायर ने जब भी इनवॉइस दिया, डॉक्यूमेंट दिया, उसका 61st डे मतलब डे आफ्टर 60 डेज मतलब 61st डे हम कंसिडर करते थे, या फिर पेमेंट डेट बाय रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर। और पेमेंट मतलब एक्चुअल डेबिट और बुक्स एंट्री विच एवर इज अर्लियर। ये आपको याद है? अब सुनना, यहां पे छोटा सा चेंज है। ये वाली बात तभी लगेगी ना जब सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा। सर मतलब देयर इज वन केस, सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर एफ, RCM supply received from unregistered person by registered person. This goes for self invoicing. This concept falls under self invoicing. तो सवाल ये उठता है कि इस केस में रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा तो यहां पे सप्लायर कैसे देगा? सप्लायर अगर देगा ही नहीं तो ये 61st डे निकालेंगे कैसे? और रेसिपिएंट इनवॉइस देता है, इसका रेफरेंस कहीं आ ही नहीं रहा है। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? और ये सर आपने सेक्शन 12 में क्यों नहीं बोला? अरे बेटा जी ये सर्विस की बात कर रहे हैं हम, आरसीएम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, आप समझो इस चीज को। और जो गुड्स में हमारे पास एक फिजिकल रिसीट ऑफ गुड्स की डेट भी होती है, तो वहां पे अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं लगी गवर्नमेंट को। वहां पे फिजिकल रिसीट ऑफ गुड्स भी है ना, वहां पे 3 डेट कंपेयर होती थी अगर आपको याद है तो, पेमेंट डेट, फिजिकल रिसीट डेट एंड 31st डे। तो 31st डे वो नहीं भी लगा तो बाकी दोनों क्लॉजेस तो है ना। यहाँ पे हमारे पास 2 ही क्लॉजेस थे और उसमें से भी एक खत्म हो गया, तो कैसे कंपेयर होंगी दो चीजें? तो 13.3 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, ना कि गुड्स के आरसीएम के रिस्पेक्ट में। 12.3 में नहीं हुआ अमेंडमेंट। आप समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा? अब सुनना, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम सर्विसेज दिस इज सेम, फर्स्ट डेट इज सेम, अर्लियर ऑफ पेमेंट डेट मतलब एक्चुअल पेमेंट और बुक्स की पेमेंट डेट। सेकेंड डेट इज ऑल्सो सेम, रीड date immediately following 60 days from the date of issue of invoice or any other document issued in lieu thereof. But हमने एक चीज ऐड करी, क्या? Where the invoice is required to be issued by the supplier. But what about 31(3)(f)? See, where invoice is to be issued by the recipient, then in that case we will compare this payment date with the date of issue of invoice by recipient. यहाँ पे फिर कोई 60 डेज नहीं, जब भी मैं एज ए रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करूंगा वही डेट आपको लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? और सर यहाँ पे मैंने एक लिंक किया 47A, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये भी एक अमेंडमेंट है। क्योंकि यहाँ पे ना क्वेरी आता है बच्चे का क्लास में, तो रेसिपिएंट तो कभी भी इशू कर देगा, नहीं 47A कुछ बोलता है, वी विल कवर दैट। आ गया वाउचर। वाउचर क्या होता है? प्रीपेड अमाउंट। प्रीपेड अमाउंट हो गया ना, अगर मैं आपको शॉपर स्टॉप का 10,000 रुपए का वाउचर दे दूं और आप 15,000 रुपए की शॉपिंग करते हो तो यू हैव टू पे 5,000 मोर, क्योंकि 10,000 इज अ वाउचर दैट आई हैव ऑलरेडी पेड टू दैट शॉपर स्टॉप, बराबर। उसके रिस्पेक्ट में कुछ क्लैरिफिकेशन आई है जो कि 12.4 और 13.4 में उसका टाइम ऑफ सप्लाई आता था, डिपेंडिंग वेदर इट इज आइडेंटिफाइबल सप्लाई और नॉट, वो सब आपको याद है। यहाँ पे हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाउचर सुन के एक आता है मन में कि सर यहाँ पे सप्लाई हुआ क्या? क्या वाउचर का इशू होना अपने आप में एक सप्लाई है? व्हाट इज अ वाउचर? वाउचर इज अ फॉर्म ऑफ मनी ओनली ना, वाउचर इज अ फॉर्म ऑफ मनी ओनली। तो काइंड ऑफ आई एम पेइंग मनी एंड आई एम गेटिंग मनी, तो हाउ इज दिस अ सप्लाई? एंड इफ इट इज नॉट अ सप्लाई, व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग अ सबसेक्शन डीलिंग विद टाइम ऑफ सप्लाई? ये आया क्लैरिफिकेशन। कुछ इश्यूज को क्लैरिफाई करते हैं। इशू नंबर 1, whether transaction in voucher would fall under any category of supply of goods services? Answer is no.
अभी समझाया मैंने आपको, अब लीगली पेपर में कैसे लिखना है वो भी देख लो। पहले वाउचर को एक बेसिक डिफाइन कर दो, ये जनरल भी डिफाइन कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इट इज an instrument where there is an obligation to accept it as a consideration because I have paid the amount earlier. So when you go to the shopper stop, that 10,000 will be accepted as a consideration. Issuance of paying instrument including prepaid instrument like a voucher are regulated by RBI. Money includes instrument recognized by RBI used to settle an obligation. तो इन तीन बातों के साथ मैं कंक्लूजन पे लेके आ सकता हूं दैट वाउचर इज मनी। अब इतना डिटेल में आप तीनों शायद पेपर में ना लिख पाओ, तो एक एक लाइन तो लिख सकते हो ना। वाउचर इज एन इंस्ट्रूमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट। इशुएंस ऑफ वाउचर इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड इफ इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मनी एंड मनी एंड सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। समझे? तो ट्रांजैक्शन इन वाउचर बिकॉज वाउचर इज मनी would be considered neither as supply of goods nor services. अब सर हमारा क्रॉस क्वेश्चन रेडी है कि आरबीआई रेगुलेटेड नहीं है तो क्या, फिर तो वो मनी नहीं होगा। कोई बात नहीं, फिर वो एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा। एक्शनेबल क्लेम क्यों? यू नो द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम, दैट इज अ बेसिस ऑफ एक्शन। इफ यू पे दैट वाउचर के लिए आपने जो पैसा पे किया है उस बेसिस पे, जो मैंने 10,000 रुपीज पे किया है, you are going to go and have that money, that voucher accepted as a part of the total amount. So maybe technically it is not money because of non-regulation by RBI, but still it is an actionable claim. उसके बेसिस पे एक एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। और एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, उनको छोड़ के सारे जीएसटी से बाहर है। तो अगर वाउचर मनी नहीं बना तो एक्शनेबल क्लेम बन के स्टिल आज जीएसटी से बाहर हो जाएगा। कैसे? शेड्यूल नंबर 3 के द्वारा। सुनो, पेपर में लिखने का तरीका होता है, तरीके के बेसिस पे नंबर मिलते हैं। सिर्फ डेस्टिनेशन मैटर नहीं करेगा, रूट भी मैटर करेगा। तो अगर वो आरबीआई के साथ रेगुलेटेड है इंस्ट्रूमेंट तो वो मनी कहलाएगा, और एक बार वो मनी बन गया तो इट इज नॉट गुड्स, इट इज नॉट सर्विसेज। कंक्लूजन, नो जीएसटी। और इसी के साथ इफ इट इज नॉट regulated by RBI, it is maybe not money, it is not money, but it is actionable claim, and actionable claim are going in schedule number 3. So actionable claim is a goods, but at the end of the day they will go outside the scope of supply. तो ये सप्लाई से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए जीएसटी नहीं लग रहा, और ये गुड्स और सर्विस ही नहीं है इसीलिए जीएसटी नहीं लग रहा। तो पेपर में लिखना पड़ेगा सही से समझ के। कंक्लूजन क्या बना फाइनली? दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वाउचर इज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और नॉट, मतलब रिकॉग्नाइज बाय आरबीआई नॉट, फाइनल कंक्लूजन वो जीएसटी के अंदर नहीं आएगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बनेगा। अब वो गुड्स और सर्विस ही नहीं बना या सप्लाई से बाहर हुआ, वो डिपेंड करेगा वो आरबीआई के साथ रेगुलेटेड है नहीं। आपको बात समझ में आई? यस सर। व्हाट अबाउट द सप्लाई ऑफ अंडरलाइंग गुड्स एंड सर्विसेज? उस पे तो जीएसटी लगेगा नहीं यार। तुम शॉपर स्टॉप में जो खरीदोगे दैट विल बी लेवेबल टू जीएसटी। नेक्स्ट पे आओ, जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन वाउचर बाय डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट। सिंपल, शॉपर स्टॉप ने वाउचर डिस्ट्रीब्यूट किया अपने एजेंट्स को, उसकी बात कर रहे हैं। अब बेसिकली वांट टू प्रमोट कि हम वाउचर्स आगे दो, लोगों को बेचो, ओके। तो उस पे दो मॉडल बनेंगे। पहला मॉडल जो है दैट टॉक्स अबाउट, जिसको आप बेच रहे हो ना, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट माई एजेंट्स डायरेक्टली। तो लेट्स से 10,000 का वाउचर है, मैंने सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 8,000 में, और वो आगे बेचेगा लेट्स से 10,000 में। सिंपल ले रहा हूं मैं एकदम, तो बीच में 2,000 की उसकी कमाई। सवाल ये उठता है कि ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, आगे वाले का तो हमें क्लियर है क्या है, ऊपर पढ़ लिया इशू नंबर 1, इसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा क्या? तो वो देखते हैं मॉडल वाइज। देखो मॉडल नंबर 1, वाउचर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स ऑन P2P बेसिस, मतलब दैट डिस्ट्रीब्यूटर इज कंप्लीटली ऑपरेटिंग ऑटोनॉमसली, फुल कंट्रोल ओवर द वाउचर्स। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप मेरे ऊपर क्या कंट्रोल लगा रहे हो, मैं खुद बेचूंगा, मैं आपसे खरीदूंगा, एक बार मैंने आपसे खरीदा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ठीक है। तो इन दिस केस द डीलर परचेजेस द वाउचर फ्रॉम द वाउचर इशूअर टिपिकली एट अ डिस्काउंटेड रेट, तो 10,000 की जगह 8,000, एंड सब्सिक्वेंटली सेल्स द सेम टू आगे के कॉर्पोरेट्स, कस्टमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल उसने आगे बिग 4 वगैरह को सेल कर दिया ताकि बिग 4 अपने एम्प्लॉइज को वाउचर दे पाए, ओके। सो दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू
थ्रू द ट्रेडिंग मार्जिन ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस एक्विजिशन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल उसने 9,000 में सेल किया, खरीदा था 8,000 में, तो 1,000 रुपए की उसकी कमाई। इस केस में क्या कंक्लूजन बना? सेम बात, दैट दिस इज अ डीलिंग इन मनी, दिस इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन मनी, दिस इज अ प्योर ट्रेडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी, तो दिस वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट बात आती है कि सर व्हाट इफ द वाउचर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑन कमीशन और फी बेसिस। कमीशन और फी बेसिस मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हो रही है। यहां पे लेट्स से शॉपर स्टॉप है, दैट इज द वाउचर इशूअर, बीच में एक एजेंट है और ये आगे कॉर्पोरेट्स को सेल कर रहा है। मॉडल नंबर 1 में इस एजेंट ने शॉपर स्टॉप से वो वाउचर खरीद लिया था और उसने कहा मैं आगे खुद बेच लूंगा। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, वो कह रहा है मैं जितने का आगे बेचूंगा उसका 2% तुम मुझे देना। So in this case that agent is not operating autonomously. He is not operating autonomously. वो कमीशन के बेसिस पे ही काम कर रहा है। तो इस केस में it is a principal agent relationship. It is not a sale of instrument of money. So here there will be a supply of service by agent and GST will be applicable because he is giving the service of distribution of voucher. Distribution of वो voucher खरीदना और वो वाउचर बिकवाना में दोनों में फर्क है दोस्त, ध्यान से सुनना। वाउचर आपसे खरीद के आगे सेल करना, दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन मनी, बट आपका वाउचर आगे बिकवाना वो मैं आपको सेलिंग सर्विस दे रहा हूं और उसके बदले में मैं उसका 2% अर्न कर रहा हूं, तो दैट इज अ सर्विस ऑफ एजेंसी, तो वहां पे जीएसटी लग जाएगा। इफ देयर आर सम एडिशनल सर्विसेज सच एज एडवर्टाइजमेंट, को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, मैं आपको बोलता हूं वाउचर को छोड़ो, उसके सिवाय मैं आपको ब्रांडिंग सर्विस देता हूं, मैं आपको मार्केटिंग सर्विस देता हूं, एफिलिएट सर्विस देता हूं, एफिलिएट चार्ज आपसे लेता हूं, तो यार वो तो नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस है ना, वहां पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो उस केस में सप्लायर इज द डिस्ट्रीब्यूटर एंड रेसिपिएंट इज द वाउचर इशूअर। तो मैं शॉपर स्टॉप को बोलता हूं कि मैं आपसे कैसे खरीद रहा हूं उसको छोड़ो, मैं इसके सिवाय आपको ब्रांडिंग सर्विस देता हूं, आपका नाम बनाता हूं। ठीक है, वाउचर्स के साथ साथ मैं आपको एक एडवर्टीजमेंट सर्विस देता हूं, दैट इज अ नॉर्मल सर्विस ना, दैट विल बी एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। What would be the GST treatment of unredeemed voucher? That is breakage. एक वाउचर इशू होता है तो उसकी एक वैलिडिटी रहती है। लेट्स से इसकी वैलिडिटी है 31 मार्च 2026 ले लो, अभी तो 26/5 में हम, बट 26 ले लो। ठीक है, तो 31 मार्च 26 को लेट्स से कुछ वाउचर्स मेरे पास एग्जिस्टिंग थे और उन वाउचर्स की जो भी वैल्यू थी, लेट्स से 30,000 रुपए के वाउचर्स, 30,000 वाउचर्स खत्म हो गए, उसकी वैलिडिटी खत्म। अ पर्सन कैन नॉट गो एंड क्लेम एनीथिंग अगेंस्ट दीज वाउचर्स, तो क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। ब्रेकेज इज नॉट, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं हो रहा ना, तो सप्लाई नहीं हो रहा तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, मतलब कोई मतलब ही नहीं बचेगा। रीड, मैं रीड क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि पेपर में थोड़ा लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन से काम नहीं चलेगा। समटाइम्स वाउचर्स रिमेन अनयूज्ड, अनरिडीम्ड एट द एंड ऑफ एक्सपायरी पीरियड. In this case, the businesses make book adjustments and account the said amount in the statement of income. ये तो ठीक है, आप बुक्स में क्या करते हो उससे हमें मतलब नहीं है इतना। सवाल ये उठता है कि सर क्या ये कहीं पे कुछ जीएसटी के अंदर आ सकता है क्या? यहाँ पे एक और पॉइंट आता है शेड्यूल नंबर 2 के अंदर, पैराग्राफ नंबर 5E, व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीइंग टू डू समथिंग, इफ यू रिमेंबर, है ना, हम कुछ करवाते हैं, हम कोई फोरबियरेंस कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और उसके बदले में आप कुछ दे रहे हो हमें, तो क्या वो एंगल भी यहाँ पे आ सकता है क्या कि देयर इज सम फोरबियरेंस और उसके अगेंस्ट ये वैल्यू नहीं आएगा? रुको, अंडरस्टैंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए वन ऑफ द कंडीशंस इज दैट एग्रीमेंट होना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 5E के लिए हमने स्पेसिफिकली फर्स्ट कंडीशन पढ़ा था दैट देयर शुड बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे कहा एग्रीमेंट है कोई? मैं किसकी बात कर रहा हूं? ब्रेकेज की। तो देयर इज नो एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अनएक्सपायर्ड वैल्यू। सी, इन केस ऑफ ब्रेकेज देयर इज नो रिडेम्पशन ऑफ वाउचर एंड देयर इज नो सप्लाई ऑफ अंडरलाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब वो वाउचर का कोई रिडेम्पशन हुआ ही नहीं, उसके अगेंस्ट शॉपर स्टॉप में जाके किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं, कोई सप्लाई हुआ ही नहीं, वो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी बन के रह गया। तो देयर इज नो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ सच ब्रेकेज। अब ध्यान से सुनना, एक टर्म होता है कंसिडरेशन, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब ये थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, इट्स अ गुड पॉइंट, बहुत टेक्निकल पॉइंट है। द वर्ड कंसिडरेशन, है ना, कंसिडरेशन होएगा तो जीएसटी लगेगा बिकॉज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई इज कंसिडरेशन।
तो ये एक और चीज एनालाइज करके दे रहे हैं आपको कि वर्ड कंसिडरेशन इज रेलिवेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। मतलब सप्लाई होगा तो सप्लाई की कंसिडरेशन रहेगी, समझे आप? तो कोई चीज सप्लाई नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में कंसिडरेशन कैसे हो सकता है? तो कंसिडरेशन का एनालिसिस, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन का एनालिसिस इज ऑल्सो इररेलेवेंट राइट नाउ. So consideration term is defined with respect to supply. Since there is no supply, how can there be any consideration? तो amount retained for unredeemed voucher. Retained मतलब क्या कि जो वाउचर बेचा गया है या जो वाउचर इशू करा गया है उसके रिस्पेक्ट में जो अमाउंट था जो शॉपर स्टॉक ने रखा अपने पास और वो आगे जाके किसी ने उसका यूज ही नहीं किया, उसका वो आगे जाके किसी ने यूज ही नहीं किया, तो क्या वो कंसिडरेशन है क्या? ध्यान से सुनना, शॉपर स्टॉप ने कोई कंसिडरेशन कमाई नहीं, क्योंकि कोई सप्लाई नहीं हुई ना. तो सप्लाई नहीं हुई तो कंसिडरेशन टर्म नहीं यूज कर सकते हम, वो बस एक पैसा है. इट इज जस्ट अमाउंट ऑफ मनी, नॉट द टेक्निकल टर्म कंसिडरेशन. क्लियर? सो दिस अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू अनरिडीम्ड वाउचर वुड नॉट बी टैक्सेबल. इसके सिवाय जो एक पॉइंट आता है कि एग्रीमेंट टू डू समथिंग और रिफ्रेन टू डू समथिंग, जैसे कहीं पे ऐसा बोल सकते हैं क्या कि समवन रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग दैट वाउचर और यूटिलाइजिंग दैट वाउचर और रिडीमिंग दैट वाउचर. आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट. देयर इज नो एग्रीमेंट टू रिफ्रेन और टॉलरेट और डू एनीथिंग. तो वो पैराग्राफ नंबर 5E का जो एंगल आता है कि हम इसको सर्विसेज बना सकते हैं क्या, वो भी गलत है. ये थोड़ा फारफेच्ड है, ये इतना आपके दिमाग में डाउट आया भी नहीं होगा, बट ये इन्होंने वो भी क्लैरिफाई किया कि उस तरफ भी मत जाना. It is not even that because there is no agreement which is required. Okay, so it cannot amount to any supply of service. Clear है बात? So no GST. Final conclusion: no GST appears to be payable with respect to such amount of breakage. चलो नेक्स्ट पे आओ. चैप्टर नंबर 7 इनपुट टैक्स क्रेडिट. एक सर्कुलर आया था जिसमें एक सिचुएशन को क्लैरिफाई करा गया था. If you refer to the conditions of claiming of input tax credit, section number 16 subsection 2 में one of the conditions is receipt of goods. receipt of goods और services. तो उसके goods की मैं अभी बात करूंगा. एक यहाँ पे एक सवाल आया स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कि रिसीट का मतलब क्या है. रिसीट मतलब मैंने रिसीव किया या मेरे बिहाफ पे कोई और भी रिसीव कर सकता है. दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कुलर. ठीक है, तो सी गुड्स विच हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सप्लायर एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. सर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिंपल सा एक डायग्राम दिखा देता हूं आपको. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये आया, ठीक है, बट दिस कैन बी यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो. ऐसा कुछ नहीं है. आप लॉ को समझेंगे कि क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं, व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द लॉ. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि यहाँ पे एक ये है डीलर, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वगैरह होते हैं ना. तो यहाँ पे जो है वो कार डीलर है और यहाँ पे OEM की फैक्ट्री है. ठीक है, ये सप्लायर है, ये सप्लायर है इक्विपमेंट का. और कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्स वर्क्स. इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स कि यहाँ पे जो सप्लायर की फैक्ट्री रहेगी ना, ये सप्लायर की फैक्ट्री है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से द सप्लायर की लायबिलिटी क्या है कि गुड्स को रेडी करके रखना है एट द फैक्ट्री ऑफ द सप्लायर. और यहाँ पे वो जो ट्रांसपोर्टर हो देगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रक आएगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रक आएगा जिसमें ये सामान को लोड किया जाएगा. This is booked and this is arranged by the car dealer. यहां पे कार डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है. तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पे है? उसके खुद के फैक्ट्री में. दिस इज नोन एज एक्स वर्क्स. आई हैव नॉट इंटीग्रेटेड द कंसेप्ट ऑफ ITC येट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स वर्क्स. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. मैंने अभी रिसेंटली एक साउंड प्रूफ एक विंडो मुझे चेंज करानी थी घर की, तो उसका एक प्रपोजल लिया था. ठीक है, तो अगर आप यहां देखोगे, सी प्राइस कोटेड सप्लाई एक्स वर्क्स, मतलब जो सप्लायर है, इन सप्लायर की जो भी द फैक्ट्री यहाँ पे प्राधिकरण करके है एक जगह पुणे में, तो वहां पे वो जो फैक्ट्री है रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे गुड्स को रेडी रखने की. यहां से मेरे घर में आएगा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, वो एक्स्ट्रा जो मुझे अरेंज करना है. सी ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा. आप समझ पा रहे एक्स वर्क का मतलब? दिस इज जस्ट एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या पढ़ रहे हैं. ओके, नाउ विद दैट कॉन्टेक्स्ट सवाल ये उठता है कार डीलर के दिमाग में कि यहाँ पे जो गुड्स को मेरे ट्रांसपोर्टर के पास छोड़ा गया, मेरे ट्रांसपोर्टर को डिलीवर करा गया, कैन आई अज्यूम दिस एज रिसीट ऑफ गुड्स बाय मी? क्या कहीं पे भी लॉ ने ऐसा लिखा है कि रिसीट ऑफ गुड्स मेरे पास होना चाहिए, मेरे फैक्ट्री में होने चाहिए, या मेरे बिहाफ पे कोई और रिसीव कर सकता है?
कंक्लूजन पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज कंसिडर्ड एज रिसीट ऑफ गुड्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल 28 जैन को अगर यहाँ पे गुड्स को डिलीवर करा गया ट्रांसपोर्टर को, एंड आई एम अज्यूमिंग ऑल अदर कंडीशंस आर बीइंग कंप्लाइड, देन ऑन 28 जैन आई कैन गो फॉर आईटीसी। जनवरी मंथ में मैं आईटीसी ले सकता हूँ, ठीक है। गुड्स को यहाँ पे आना जरूरी नहीं है। इसके पीछे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। In automobile sector, the contract between automobile dealer and OEM manufacturer is ex works, and as per the terms, the property in the goods passes to the dealer at the factory gate of the OEM. यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, यहाँ पे ओनरशिप भी ट्रांसफर, वो मेरी हो गई है, आपने मुझे सेल कर दी। गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर एट द इंस्टेंस ऑफ द डीलर, मतलब इसके कहने पे ये ट्रांसपोर्टर अरेंज हुआ है, and the delivery on part of OEM is complete at his factory gate. इस फैक्ट्री गेट पे जब डिलीवर हुआ, OEM ने अपने हाथ खड़े कर दिए, मेरा काम खत्म। ट्रांसपोर्ट में भी अरेंज बाय OEM ऑन बिहाफ ऑफ द डीलर। वो ठीक है कि ट्रांसपोर्टर OEM ने अरेंज किया होगा इसके बिहाफ पे, जैसे उस विंडोज वाले केस में उन्होंने बोला था हम अरेंज कर देंगे, बट आपके बिहाफ पे, ये आपके लिए है, कॉन्ट्रैक्ट एक्स वर्क से, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ठीक है। And where insurance is arranged, it may also be done on the behalf of dealer. तो दोनों में शब्दों का ध्यान दो, on behalf of dealer। करने वाले पे ज्यादा फोकस नहीं है, किसके लिए किया जा रहा है, डीलर के लिए, क्योंकि ये एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। एनी क्लेम इन केस ऑफ लॉस विल बी लॉस्ड बाय डीलर, तो सारा डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीलर ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द इनवॉइस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सच डिलीवरी एट द फैक्ट्री गेट। यहाँ पे डिलीवरी होते ही मैं अपनी इनवॉइसिंग कर लेता हूँ, मैं अपना परचेज दिखा देता हूँ। 16(2)(b) की प्लेन रीडिंग से क्या नजर आता है कि the only thing mentioned is receipt of goods services, but there is no mention of any particular place where the goods are required to be received. लेकिन जब हम एक्साइज की बात करते थे तो सेंट्रल एक्साइज में लिखा जाता था कि द फिजिकल रिसीट ऑफ गुड्स शुड बी एट द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर फॉर टेकिंग द सेम वेट क्रेडिट। लेकिन ऐसी बात आपने जीएसटी में नहीं लिखी, तो इट शोज दैट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज कि आपके बिहाफ पे कोई और रिसीव करे तो भी चलेगा, ठीक है। स्टेट एक्साइज में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन सेंट्रल एक्साइज में होता था। Pursuant to the explanation to 16(2)(b, in cases where goods are delivered by the supplier to registered person, either directly or to any other person on the directions of the said registered person, ये बिल टू शिप टू में हम बात करते हैं, तो वहां पे भी हमने 16(2)(b के प्रोविजो ने भी एक चीज क्लैरिफाई करी थी कि इट इज पॉसिबल that goods are not received by you directly. If you remember, bill to ship to में क्या होता था, इंस्ट्रक्शंस पे कहीं और डिलीवर किए जाते थे पर उसका आईटीसी मुझे मिलता था, तो वहां पे कौन सा मैंने फिजिकली गुड्स को रिसीव किया। लेकिन आप मान ही रहे हो ना डीम टू बी रिसीव, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सेक्शन इज होल एंड सोल स्ट्रेसिंग अपॉन रिसीट ऑफ गुड्स एट द प्लेस ऑफ द पर्सन टेकिंग आईटीसी, ऐसा नहीं है। सेक्शन इज अलाउइंग रिसीट बाय समवन एल्स। तो फिर यहाँ पे एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी अलाउ करो, ये क्लैरिफाई करा गया। So the property of the goods can be said to have been passed on to the dealer by OEM upon handing over of the goods to the transporter, and he can be considered to have been delivered, मतलब ITC मुझे मिल जाएगा, बाद में मेरे हाथ में आएगा, ट्रांजिट के बाद वो मेरे फिजिकली फैक्ट्री में आएगा, बट वहां पे एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे ही मेरे को इट विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन रिसीव द गुड्स। कहां पे, एट द फैक्ट्री गेट। क्लियर है बात। चलो 17(5)(c) और 17(5)(d) का तुम्हें बवाल तो पता ही है भाई। सफारी रिट्रीट्स का केस लॉ भी तुम्हें पता है, मैंने पिछली बार अमेंडमेंट्स में भी कवर किया था, उसका एक वीडियो शॉर्ट भी डाला था मैंने यूट्यूब शॉर्ट। तो 17(5)(d) में पहले होता था प्लांट और मशीनरी, जिसकी वजह से सफारी रिट्रीट्स जो है वो केस लॉ जीता था सुप्रीम कोर्ट में। वो जाके लगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट मार दिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017 और बोल दिया वो तो ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी, वो प्लांट एंड मशीनरी ही है। ओके, सो अब उसको भी 17(5)(c) और 17(5)(d) दोनों में प्लांट एंड मशीनरी आपको यूज करना है, वर्ड सफारी रिट्रीट्स नल एंड वॉइड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन में 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के अंदर एक छोटा सा लाइन ऐड किया है कि इट विल बी सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है भैया, जो भी होगा कल को हम लगा देंगे, अभी कुछ नहीं है। रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पहले कुछ स्टेट्स में हो रहा था, गुजरात, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, अब वो पूरे के पूरे इंडिया में हो रहा है। आधार के रिस्पेक्ट में छोटा सा अमेंडमेंट है, इसको रीड करना, ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, कि अगर आप आधार में नहीं जाते हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पे आके हम आपका फोटो लेंगे, आपके ओरिजिनल कॉपी जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उसको वेरीफाई करेंगे, एंड देन ओनली आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट एंड एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह के साथ अब आपका ये फोटो भी हम लेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करेंगे। बस ये आपको छोटा सा अमेंडमेंट पढ़ना है।
चैप्टर नंबर 9 टैक्स इनवॉइस। इसमें क्लैरिफिकेशन आया था, इसमें 3-4 बातें लिंक्ड है, तो उसको अच्छे से समझते हैं। मेन बात इसके अंदर क्या लग रही है, मेन बात जो हमारी लग रही है ना, वो लग रही है हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई की, लिंक्ड विद रूल नंबर 46। रूल नंबर 46 में एक छोटी सी बात लिखी है, वेयर वी टॉक अबाउट व्हाट ऑल नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस। तो वो आपको पता है, ठीक है, कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड है, 50,000 की वैल्यू, दैट यू ऑलरेडी नो। वहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। वहां पे क्या लिखा गया है कि अगर आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, या कोई ऑनलाइन गेमिंग मनी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, या ओइडर प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में द स्टेट ऑफ दैट पर्सन नीड्स टू बी मेंशन इन द इनवॉइस। सुनना, ये लॉ ने बोला है कि आपको उसका स्टेट रिकॉर्ड करना है, बट रियल लाइफ में सप्लायर कर नहीं रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहां पे बोला गया था कि सामने वाले का, रेसिपिएंट का स्टेट रिकॉर्ड करना इनवॉइस में, एंड दैट स्टेट विल बी द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों? सेक्शन नंबर 12(2)(b), 12(2) मतलब 12(2)(a) और b, ए और बी को छोड़ो, 12(2), दैट इज द डिफॉल्ट प्रोविजन। दैट इज द डिफॉल्ट प्रोविजन कि अनरजिस्टर्ड के केस में ए और बी क्लॉजेस को भी मत दिमाग में लाओ, ज्यादा लर्निंग हो जाएगी। 12(2) में क्या लिखा गया डिफॉल्ट प्रोविजन में, अगर B2C का सेल है, B2B है तो क्लियर होता है, एड्रेस होता है, B2C का सेल है तो डिपेंड करता है वेदर द एड्रेस इज देयर और नॉट। तो इस केस में आप सप्लायर क्या कर रहे थे, सामने वाले का स्टेट रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे थे, और जब सामने वाले का अवेलेबल ना हो हमारे पास एड्रेस या स्टेट, तो तीर घुमा के वापस आ जाता है। वापस आ जाता है मतलब सप्लायर्स लोकेशन बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन शॉर्ट, बिकॉज पीपल वर नॉट फॉलोइंग दिस, इट वाज लीडिंग टू रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब गलत गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। समझ रहे हो? गुस्सा हो जाएगी गवर्नमेंट। अब सुनो, एक बार रीड कराते हैं। रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव फ्रॉम फील्ड फॉर्मेशन, मतलब जो काम करते हैं जीएसटी में, regarding non-compliance of provisions of mandatory recording of correct place of supply on invoices by suppliers in respect of online services either by them or ECO to unregistered person due to wrong interpretation of 12(2). रुको, many suppliers are not recording the state name of unregistered recipient despite being mandatory as per rule 46। रूल 46 ने बोला है कि वो जो 3 बातें गिनवाई थी, जिसमें से एक ये भी था, ऑनलाइन सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे आपको स्टेट रिकॉर्ड करना है रेसिपिएंट का, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, और उसकी वजह से 12(2) गलत लग रहा है, बिकॉज इट डिपेंड्स, 12(2) डिपेंड्स ऑन वेदर द एड्रेस इज अवेलेबल और नॉट। ठीक है, सो रूल 46 आप कंप्लाई नहीं कर रहे, एंड यू आर नाउ डिक्लेयरिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज एज द लोकेशन ऑफ सप्लायर। आप यहाँ पे तीर घुमा के वापस लेके आते हो, क्योंकि आप सामने वाले का रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से गलत प्लेस ऑफ सप्लाई लग रहा है, गलत रेवेन्यू मिल रहा है गलत गवर्नमेंट को। तो क्या क्या क्लैरिफाई किया देखो। A conjoint reading of 12(2)(b) of IGST, that is the place of supply, 31(2) and proviso to 46(f) जो ये इनवॉइस की बात करता है, leads to a conclusion that in respect of supply of services made to unregistered person, irrespective of the value, you have to mandatorily record the name of state of unregistered recipient on the tax invoice। आपको उनका स्टेट रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कौन से केसेस में? 3 केसेस में, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज बाय और थ्रू ईसीओ, और सप्लाई ऑफ ओइडर सर्विसेज। ये आपको करना ही करना है, हम ऑप्शन नहीं दे रहे, और इसके बेसिस पे आपका 12(2) भी इंपैक्ट हो जाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, क्योंकि B2C सप्लाई हो जाएगी, शैल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ रेसिपिएंट, एंड दिस विल हेल्प इन डिटरमिनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर आप कर ही नहीं रहे हो रिकॉर्ड, तो ये क्लैरिफाई करा कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो इन सच केसेस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज शैल बी कंसीडर्ड एज द लोकेशन ऑफ दैट रेसिपिएंट। अब ये ना ऑनलाइन सर्विस और इन सबको थोड़ा सा ना डिफाइन किया है, ये आपको जस्ट एक रीडिंग के लिए है। आप ये लॉ ही है, ये यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, मैं ऊपर से करा देता हूँ। अ कंबाइंड रीडिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ईसीओ, लर्न करने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपको पता है, और उसको जो ऑपरेट करते हैं वो ईसीओज होते हैं। ठीक है, उससे एक अंडरस्टैंडिंग आती है दैट ऑल सर्विसेज सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ओवर एनी डिजिटल नेटवर्क ईदर बाय इज ओन और एनी ईसीओ ऑपरेटर का नेटवर्क विल बी कवर्ड अंडर रूल 46(f)। चाहे मैं खुद ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूं या मैं ईसीओ के द्वारा दे रहा हूं, रूल 46(f) का प्रोविजो लगेगा विच सेज दैट मैंडेटरी रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेट ऑफ रेसिपिएंट इज इंपॉर्टेंट, इज रिक्वायर्ड। ठीक है,
इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ई न्यूज़पेपर्स हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए जो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन यूज करते हैं। तो सप्लायर की ऑब्लिगेशन क्या है? बार बार वही आ रहा है सर, रिकॉर्ड द स्टेट ऑफ रेसिपिएंट। Suppliers are mandatorily required to record the name of the state of recipient on the tax invoice and वहां पे कहीं पे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब नहीं है। नॉर्मल में 50,000 की वैल्यू हम चेक करते हैं, बट यहाँ पे नहीं है, ये एक्सेप्शन था। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई रिकॉर्डेड एंड डिक्लेयर दैट एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन यू फाइल योर जीएसटी और 1 और 1A सो दैट द करेक्ट स्टेट गेट्स द रेवेन्यू ऑफ जीएसटी। अब इसके लिए सर ये आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, ये आपकी मर्जी है। यू डिवाइस अ सुटेबल मैकेनिज्म बट एंश्योर द लॉ इज कंप्लाइड। नहीं किया तो पेनल प्रोविजंस लग जाएंगे, ये 122(3)(e) के, वो अभी लर्न नहीं है आपको, छोड़ दो, इतना याद करो अभी 122(3). तो कंक्लूजन क्या बना कि इन 3 केसेस में प्लीज रिकॉर्ड द स्टेट नेम एंड दैट स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर 12(2). व्हाई 12(2? बिकॉज डिफॉल्ट प्रोविजन विल अप्लाई, स्पेसिफिक उसके ऊपर कोई नहीं लगता। रूल 47A, ये मैंने आपको बताया। 31(3)(f) सेल्फ इनवॉइसिंग व्हेन आरसीएम सप्लाई इज रिसीव्ड बाय, मतलब सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड, एंड रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड। तो उस केस में रेसिपिएंट को एक खुद का इनवॉइस बनाना पड़ता है, बिकॉज दैट बिकम्स द बेसिस ऑफ आईटीसी। तो पहले के टाइम पे ऐसा लिखा तो हुआ था, लेकिन कब तक ये कहीं मेंशन नहीं था। तो सेक्शन में एक रेफरेंस आया कि इट कैन बी प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब में रूल नंबर 47A आया, जिसने बोला कि 30 days from the receipt of supply I have to issue the invoice and this will be used in 13(3) also, जो मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताया आरसीएम का। ठीक है, तो सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड, एंड आरसीएम का सप्लाई है 9(3) और 9(4). एक छोटी सी बात, जब मैं बोलता हूं सप्लायर अनरजिस्टर्ड, इट इंक्लूड्स द सप्लायर हु इज रजिस्टर्ड सोनली फॉर सेक्शन नंबर 51 TDS एंड नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई। बट ये बात आपके आईसीआई के मटेरियल और जो अमेंडमेंट का पब्लिकेशन है उसके अंदर नहीं है, आप पर कर लो, नहीं है बट वी विल डू इट। ओके, चलो अब जो है, मतलब इतने कोई बहुत वैसे अमेंडमेंट्स नहीं है, सिंपल है। ई वे बिल में अगर पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स अनरजिस्टर्ड है तो फिर वो ई वे बिल कैसे बनाए? अभी तक वो उसको यूज करना पड़ता था सप्लायर या किसी और का ई-वे, द रेसिपिएंट जीएसटी, ताकि वो ई-वे बिल जनरेट कर पाए। उसको मिटाने के लिए ये ENR 03 करके आ गया है। दिस इज अ न्यू फॉर्म फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन टू जनरेट ई-वे बिल। जैसे हैंडीक्राफ्ट मूवमेंट वाला आपने पढ़ा था ना, हैंडीक्राफ्ट गुड्स जैसे होते हैं, तो उसकी जो मूवमेंट होती है उसमें द पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। Handicraft goods, if you remember, we give him exemption from section number 24 and we give him the taxable threshold. We give him the threshold limit for registration. But कल को अगर वो मूवमेंट कॉज करा रहा है तो वो ई-वे बिल कैसे जनरेट करेगा? क्योंकि एक तरफ लॉ ने बोला ई-वे बिल जनरेट करो और एक तरफ वो कह रहा है आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो काम कैसे हो? तो उनको ई-वे बिल बनाने के लिए ENR 03 का एक रेफरेंस आया है। So this allows the GST unregistered persons to enroll in the e-way bill system and create an enrollment number. Simple, ठीक है जी। मैं आपको इसका जस्ट एक फॉर्म दिखा देता हूँ रियल लाइफ में। ई-वे बिल के साइट पे गया हूं मैं। सी, एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन ENR 03, टाइप ऑफ एनरोलमेंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट और बोथ, मतलब अनरजिस्टर्ड हो तुम और तुम जनरेट कर रहे हो, ठीक है ना। चलो बाकी ज्यादा अभी डिटेल में नहीं, इसके प्रैक्टिकल अभी छोड़ दो, आगे आ जाओ। ECO, इसमें क्लैरिफिकेशन आया था, ये बहुत ही फालतू है, इसमें कुछ है नहीं। सुनो, आपको पता है ना ECO 2 तरीके की सर्विसेज देता है। एक खुद की मतलब जो ECO ऑपरेटर की तरह जो काम करता है उसका कमीशन वगैरह वो अर्न करता है, और एक वो देता है 9(5) वाली। 9(5) में आपको याद है 4 सर्विसेज, एकोमोडेशन और वो जिसमें डीमिंग प्रोविजन लग जाता है, दैट दो सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड टू बी गिवन बाय द ECO इटसेल्फ, याद है ना आपको। तो सुनो, उसमें एक इशू आता है, एक क्लैरिफिकेशन आया कि ये जो 9(5) की सर्विसेज है इसके रिस्पेक्ट में कहीं हमें कोई ITC का रिवर्सल करना है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये कोई एग्जाम थोड़ी ना है, ये तो डीमिंग प्रोविजन लगा है बस, ये कोई एग्जाम थोड़ी ना है अपने आप में, तो रिवर्सल की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बता देता हूं, ऐसा क्लैरिफिकेशन 9(5) के 4 सर्विसेज में से जो रेस्टोरेंट वाला है ना उसके लिए आया था पहले, और हम क्लास में पढ़ते थे कि ये सबके लिए लगेगा, सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए नहीं। आज जो CBSE का सर्कुलर आया उसने यही क्लैरिफाई किया कि वो आप सब पे लगाओ ना। जैसे रेस्टोरेंट के लिए लगा था तो इट इज नॉट न्यू, दे आर जस्ट
वाइडनिंग द स्कोप। तो 9(5) के सर्विसेज की होने की वजह से कोई आईटीसी का रिवर्सल करना है क्या? नहीं करना। और सर ये आईटीसी जो होगा वो मैं कहाँ यूज करूंगा? वो आप इसके लिए यूज करोगे, क्योंकि ये जो 9(5) की सर्विसेज होती है ना, और इसके रिस्पेक्ट में जो जीएसटी होता है वो कैश में पे करना पड़ता है, आईटीसी के द्वारा नहीं पे कर सकते। तो मैं आईटीसी कहाँ यूज करूं? अपने खुद की जो सर्विसेज है, कमीशन अर्निंग, इसके जीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए। बस ये क्लैरिफिकेशन है, उसको बड़ा चढ़ा के इन्होंने यहाँ पे दिया है, आप रीड कर सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअली नया नहीं है, ये रेस्टोरेंट के रिस्पेक्ट में आया था, उन्होंने बोला ये बाकी तीनों पे भी लगाओ। टोटल 4 चीजें आती है ना इसके अंदर, जैसे एकोमोडेशन हमने पढ़ा था, हाउस कीपिंग, वो सब बातें, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्टोरेंट वाला। सो वी कवर दैट। चैप्टर नंबर 13 में छोटा सा चेंज है, जीएसटीआर 7 जो कि टीडीएस की रिटर्न होती है, वो पहले हम बोलते थे कि नील रिटर्न मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आज के इसमें अब मैंडेटरी हो गई है, जिसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल फाइलिंग। मतलब मंथ टू मंथ फाइलिंग होनी चाहिए, चाहे नील रिटर्न ही क्यों ना हो। पुराना फाइल नहीं किया तो पहले वो करना पड़ेगा। तो आज के इसमें रिगार्डलेस आपका कोई टीडीएस का डिडक्शन है या नहीं है, फाइल इट। चैप्टर नंबर 15 रिफंड्स। इसमें जो मैं आपको चेंज बता रहा हूं ना, ये मुझे आईसीआई के अमेंडमेंट पब्लिकेशन में नहीं मिला, स्टैट्यूटरी अपडेट जो उन्होंने रिलीज किया है वो नहीं है, बट सुन लो। हम पढ़ते थे कि जब भी कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है तो उसके रिस्पेक्ट में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड आपको नहीं मिलेगा अगर द गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। कैलाश ग्लोबल वाला एग्जांपल आपको याद होगा। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, व्हेन आई से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस एक्चुअली पेड, मतलब पेड है। लेट्स से एक आइटम के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है लेकिन करंटली एग्जेम्पशन दिया हुआ है, तो दैट इज नॉट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब एक्चुअल पेमेंट। अब इसमें अमेंडमेंट क्या किया इन्होंने? अब इन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट की जगह वर्ड यूज किया जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब एक्सपोर्ट एक्चुअल कर रहे हो या एसीजेड वगैरह को दे रहे हो फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, तो उसके रिस्पेक्ट में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी हो या चाहे आपने आईजीएसटी पेमेंट वाला ऑप्शन यूटिलाइज किया हो, वो दोनों ही आपके बंद हो जाएंगे। यू विल नॉट गेट द रिफंड इफ इट इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। वो जो दिया हुआ था ना टर्म कि इफ सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी नो रिफंड, वो वाइड किया, एक्सपोर्ट की जगह जीरो रेटेड वर्ड डाला, और ये अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के साथ साथ, बिकॉज देयर इज अदर ऑप्शन ऑफ आईजीएसटी ऑल्सो, राइट? व्हेन आई गो फॉर एनी जीरो रेटेड सप्लाई देयर आर 2 ऑप्शंस, इधर आई पे द आईजीएसटी एंड गेट द रिफंड, और आई कैन गो फॉर एलयूटी बॉन्ड। दोनों ही केसेस में अगर आपको उस आइटम के ऊपर देयर इज सम एक्सपोर्ट ड्यूटी, नो रिफंड ऑफ एनी काइंड ऑफ जीएसटी पेड और अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। ठीक है, आईजीएसटी अगर पे करते हो तो आईटीसी को यूज करोगे, नेट पेमेंट का रिफंड नहीं मिलेगा, और अगर एलयूटी बॉन्ड के अंदर जाते हो तो आप आईजीएसटी नहीं पे करोगे। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो है जिसका आप रिफंड क्लेम करते हो सेक्शन नंबर 54 में, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बस यही है, ज्यादा कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं था। 70 समन्स में एक सबसेक्शन मैंने ऐड करा गया है, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भैया आपको अगर समन आता है तो यू आर बाउंड टू अटेंड योरसेल्फ, और योर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन आल्सो गो। जो भी है वहां पे जाके सच बोलना है, डॉक्यूमेंटेशन देना है, एविडेंस देना है, बस ये वाली बात है, बाकी कुछ नहीं। अब आते हैं डिमांड रिकवरी के अंदर 73 74 जो हम पढ़ते हैं नॉन फ्रॉड और फ्रॉड, ये दे आर एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू एनी डिमांड अप टू पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24, और 24-25 से अब क्या आ गया हमारे पास 74A। अब कई लोगों को लगता है सर 74A दोबारा पढ़ा दो सर, सारा नया आ गया। किसने बोला तुम्हें 74A? किसने बोला नया आ गया? 74A कुछ नया नहीं है, सिर्फ 2 चेंजेस है। 74A में आज भी 2 बातें होती है, नॉन फ्रॉड और फ्रॉड वाली, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ 2 फर्क है बेटा जी, सिर्फ 2 फर्क। वो 2 फर्क मैं आपको प्राइमरी डिफरेंसेस यहाँ पे हाईलाइट करा रहा हूं, आपको दोबारा नया पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक बार रीडिंग ले लेना, आपका काम हो जाएगा, रिविजन में मैं दोबारा कराऊंगा। पहला, इन्होंने प्रोसेस इसको स्ट्रीमलाइन किया। 73-74 में अलग अलग टाइम लिमिट्स आती थी कि 3 इयर्स 5 इयर्स, इससे पहले 3 महीने, इससे पहले 6 महीने नोटिस आना चाहिए, वो सब। इन्होंने बोला इसको मारो गोली। पहला, इन्होंने बोला फर्स्ट डिफरेंस, हम इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। स्ट्रीमलाइन मतलब चाहे नॉन फ्रॉड केस हो चाहे फ्रॉड केस हो, हम एक ही टाइम लिमिट लगाएंगे। क्या? शो कॉज नोटिस नीड्स टू बी इशूड विद इन 42 मंथ्स, within 42 months from the due date of annual return or date of erroneous refund, and order should be issued within 1 year of the show cause notice. Order should be issued within 1 year of show cause notice, चाहे फ्रॉड हो चाहे नॉन फ्रॉड हो। तो आपको 2 याद नहीं रखना, आपको सीधा ये काम करना है। ठीक है, इसके ऊपर आरटीपी का भी एक सवाल है, वो चेक कर लेना। आपका 30 जून जाता है वो पीरियड, मतलब 31 दिसंबर से अगर आप कंप्यूट करोगे तो वो 3 इयर्स के बाद अगले
6 मंथ्स बनेंगे बेसिकली, वो 30 जून तक जाएंगे। आप कैलकुलेट करके देखना, दैट विल बी 30 जून, ठीक है, वो 3.5 ईयर्स। एक और फर्क क्या किया आपको याद है, नॉन फ्रॉड और फ्रॉड में हमें चांसेस होते पे करने के एंड टू सेव द पेनल्टी, क्या क्या थे सर वो, नॉन फ्रॉड में और फ्रॉड में, नॉन फ्रॉड में आपको 2 चांसेस मिलते हैं। पहला चांस होता है बिफोर द शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस से पहले पे कर दो एंड यू पे द टैक्स एंड इंटरेस्ट, पेनल्टी माफ। सेकेंड चांस होता था आपके पास 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस आप पे करो, यू पे द टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड नो पेनल्टी, याद है आपको। और फ्रॉड में क्या था सर, फ्रॉड में 3 चांसेस होते हैं। पहला चांस बिफोर शो कॉज नोटिस, यू पे टैक्स, यू पे इंटरेस्ट एंड यू पे 15% ऑफ टैक्स एज पेनल्टी। सेकेंड चांस within 30 days of show cause notice you pay tax interest and 25% of tax as penalty। एंड यहाँ पे तीसरा मौका भी होता है, ऑर्डर के 30 डेज के अंदर अगर पे करोगे तो यू पे टैक्स इंटरेस्ट एंड 50% ऑफ द पेनल्टी एज 50% ऑफ द टैक्स एज पेनल्टी। आज भी 74A में सेम चांसेस है, सब कुछ सेम है, सिवाय एक फर्क है, यहाँ पे जो 30 है ना ये हो गया 60 डेज, ताकि लिटिगेशन कम हो, लोग चांस मिल जाए वो पे करके खत्म हो। गवर्नमेंट वांट्स आप पे करो यार फटाफट, टाइम दे देते ज्यादा। ये दूसरा चेंज है, 30 का 60 डेज किया, बाकी कोई फर्क नहीं है, आप रीड करो, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। चलो आगे आओ, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में 122(1)(b में एक माइनर सा चेंज है हेडिंग के अंदर, कि 122(1)(b किस पे लगता है, पहले लिखा था ईसीओ पे लगता है, अब लिखा है ईसीओ इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। और जो नीचे गलतियां बता रखी है ना 122(1)(b की, जैसे अनरजिस्टर्ड को अलाउ कर दिया या रिपोर्टिंग में गलती कर दी, तो वो सारी गलतियां वही है जो ईसीओ लायबल टू कलेक्ट टीसीएस करता है। तो इन्होंने ये काइंड ऑफ क्लैरिफाई किया, ये कुछ अमेंड नहीं हुआ है, ये क्लैरिफाई किया है कि वही ईसीओस के ऊपर ये बात आएगी विच आर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर 52। दोज हु आर नॉट लायबल टू कलेक्ट वो ये वाली गलतियां करेंगे भी नहीं, ठीक है, जो उसके अंदर दे रखी है टीसीएस और अलाउइंग अनरजिस्टर्ड टू सेल और वो सब बातें की रिस्पेक्ट में। यस चलो आगे आओ, 122A एक पेनल्टी आया है नया विथ रिस्पेक्ट टू फेलियर टू रजिस्टर सर्टन मशीन्स। ये मशीन्स कौन सी है, टोबैको, पान मसाला और उसके आइटम्स के रिस्पेक्ट में जो मशीन बनती है ना, ये उसको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर लगाया गया है। नोटिफाइड गुड्स होते हैं, ये आपको लर्न नहीं करना है, उन गुड्स का जो मशीन होता है वो रजिस्टर करना पड़ता है, वो रजिस्टर अगर आपने नहीं किया एज पर द रिक्वायर्ड प्रोसीजर देन आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, एंड दैट इज 122A। तो देख लो क्या है वो, notwithstanding anything contained in this act, where any person engaged in manufacture of goods in respect of which special provision for registration has been notified and he does not do it, so in that case in addition to any other penalty, कोई और पेनल्टी लग रही हो हमारे पेनल प्रोविजंस के हिसाब से वो ठीक है, हम एडिशनली 1 लाख पर अनरजिस्टर्ड मशीन लगाएंगे, 1 लाख पर अनरजिस्टर्ड मशीन लगाएंगे। समझ में आया, मशीन भी जाएगी, पैसा तो जाएगा, मशीन भी जाएगी। इन एडिशन टू द पेनल्टी ऑफ अंडर सबसेक्शन 1 एवरी अनरजिस्टर्ड मशीन शैल बी लायबल फॉर सीजर एंड कन्फिस्केशन। लेकिन 2 केसेस में, मतलब एक केस के अंदर 2 कंडीशन अगर आपने कंप्लाई करी तो आपकी मशीन छोड़ देंगे, यू कीप योर मशीन। फर्स्ट, पेनल्टी इम्पोज्ड इज पेड 1 लाख पर अनरजिस्टर्ड मशीन, एंड सेकेंड, विद इन 3 days ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ पेनल्टी सामने आएगा नोटिस 1 लाख रुपए पे करना है, ओ माय गॉड, 3 दिन के अंदर अंदर फटाफट से प्रोसीजर कंप्लाई करके रजिस्टर करवा दो, मशीन को छोड़ देंगे, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच मशीन इज मेड विद इन 3 days ऑफ रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द पेनल्टी ऑर्डर, बस ओके। चलो अपील्स में आ जाओ, सुनना, टाइम लिमिट टू अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल, हमने टाइम लिमिट पढ़ा हुआ था 3 months एंड 6 months, टैक्स पेयर को मिलता है 3 महीने, डिपार्टमेंट को मिलता था 6 महीने। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले पहले टैक्स पेयर के पास होता था 3 महीने का, डिपार्टमेंट के पास पहले नहीं होता था, दैट इज अनदर अमेंडमेंट, मैं आपको वो पहले करा देता हूं। दैट नाउ 3 months कॉन्डोनेशन फॉर एनी सफिशिएंट कॉज इज अलाउड टू द डिपार्टमेंट ऑल्सो, अर्लियर इट वॉज ओनली टू द टैक्स पेयर। लेकिन सर मुद्दे की बात यहाँ थी कि रियल लाइफ में अभी ना जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल इज नॉट फंक्शनल, तो 3 महीने 6 months वो तो एक्सपायर हो जाएंगे, वो 3 महीने एक्सपायर हो जाएंगे और रियल लाइफ में एपेलेट ट्रिब्यूनल तो भी बना ही नहीं है, तो उस केस में मैं अपील कब तक फाइल करूं, टिल व्हाट टाइम आई शुड फाइल द अपील। तो उन्होंने सिर्फ एक बोला कि गवर्नमेंट आपको एक डेट बताएगा, कंपेयर दैट डेट विद 3 months फ्रॉम द रिसीट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ट्रांजिशनल प्रोविजन है, आगे जब एपेलेट ट्रिब्यूनल पूरा लग जाएगा ना, प्रॉपर फंक्शनल हो जाएगा,
तो आपको नॉर्मल 3 महीने का समय मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो वो इतना कुछ नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट विल नोटिफाई अस द डेट, गवर्नमेंट विल नोटिफाई अस अ डेट एंड वी विल कंपेयर दैट विद 3 months एंड 6 months इन केस ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। ओके, एंड कॉन्डोनेशन दोनों को अलाउड है। प्री डिपॉजिट्स में चेंजेस आए हैं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखो पहला चेंज क्या आया है, सीजीएसटी के पास, सीजीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आईजीएसटी बता दूंगा। अगर आप एपेलेट अथॉरिटी में जाते हो तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो भी आप सेल्फ एडमिटेड लायबिलिटी है, सेल्फ एडमिटेड लायबिलिटी एंड व्हेन आई से लायबिलिटी, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, वो तो आपको पूरी पे करनी है। एंड वॉट एवर द डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स है, सिर्फ उसका एक परसेंटेज आपको और एडिशनली पे करना पड़ता है। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं लायबिलिटी, में यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं टैक्स। तो डिस्प्यूटेड अमाउंट का टैक्स और उसके रिस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट पेनल्टी होती है वो उसका कुछ नहीं पे करना, सिर्फ टैक्स अमाउंट का परसेंटेज पे करना है, लेकिन खुद का एडमिटेड लायबिलिटी पूरी पे करनी है, विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ओके, तो टैक्स जो आप टैक्स का एक परसेंटेज पे करोगे, एपेलेट अथॉरिटी के पास जाओगे, दैट विल बी 10%। अर्लियर उसकी जो लिमिट थी 10% सब्जेक्ट टू 25 CR, वो हो गई है 20 CR। सो दिस इज अ वेलकम मूव, ये रिलीफ है हमारे लिए, ये रिलीफ है हमारे लिए। ओके, ये एक चेंज है। एपेलेट ट्रिब्यूनल में जब आप जाते हो तो एडिशनली आपको अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल 10% 20% जमा करना पड़ता था, नहीं, अब आप एडिशनली और 10% जमा करो एंड नॉट सब्जेक्ट टू 50 CR, नाउ सब्जेक्ट टू 20 CR ओनली। और आईजीएसटी में अमाउंट्स डबल हो जाएंगे, अमाउंट मतलब एब्सोल्यूट वाले अमाउंट्स डबल हो जाएंगे, तो 20 का 40, 20 का 40। तो आईजीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में चाहे एपेलेट अथॉरिटी हो, एपेलेट ट्रिब्यूनल हो, द मैक्सिमम अमाउंट विल बी 40 CR। So 10% of IGST amount subject to 40 CR, 10% of that disputed amount subject to 40 CR। क्लियर है? तो लर्न करना अब आपका थोड़ा इजी हो गया है। बाकी इसका हम क्वेश्चंस देखेंगे और मैं कुछ नए क्वेश्चंस टुवर्ड्स अमेंडमेंट्स बनाने का ट्राई करूंगा इस बार, सो वी विल डू दैट। तो इसको प्लीज अपने बुक्स में अमेंड कर लेना। और आईजीएसटी में ना एक गलती मत करना, कई बच्चे ये 10 का 20% करते हैं, नहीं, 10% ऑफ सीजीएसटी। तो जब आप सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी लोगे तो वो अपने आप डबल हो रहा है, तो यहां पे दोबारा 10 का 20 मत करना, बट एब्सोल्यूट अमाउंट को डबल करना पड़ता है, दैट इज 40 CR। जीएसटी के अमेंडमेंट्स खत्म। कस्टम्स में आओ, पहला लेवी ऑफ एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द कस्टम्स ड्यूटी, उसमें आपके आईजीसीआर रूल से इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट। कई बच्चों को तो ये पता ही नहीं होगा, ये करते नहीं है, पर इस बार करना पड़ेगा, अमेंडमेंट है। 3 बातें चेंज हुई है। पहले के टाइम में एक मंथली स्टेटमेंट की फाइलिंग होती है, काइंड ऑफ रिटर्न, वो मंथली की फ्रीक्वेंसी अब क्वार्टरली कर दी गई है। क्वार्टर को डिफाइन करा गया है 3 कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स, मतलब जैन टू मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे। तो पहला मेजर चेंज है आपका, ये लर्न कर लो कि उसको प्रॉपर आपको क्वार्टरली फाइलिंग करनी है, ना कि मंथली। नेक्स्ट चेंज क्या है, व्हेनेवर द गुड्स दैट यू रिसीव्ड इफ दे वर डिफेक्टिव और दे वर अनयूटिलाइज्ड, यू हैड एन ऑप्शन टू एक्सपोर्ट देम बैक। Within what time period? Either given in the notification, which notification? Which is asking us to comply with the IGCR rules, the main notification. And if that is silent, then यहाँ पे time period हुआ करता था 6 months, वो 6 का 1 year कर दिया है। Apart from that, there is a 3 months extension by the commissioner that remains same. तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, टेस्ट करी जा सकती है। इसका रेफरेंस कहाँ आ सकता है? इसका रेफरेंस आपका डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में आ सकता है, अगर आप कैपिटल आइटम्स को रिलीज करवा के टैक्स पे करके नॉर्मल बिजनेस में लेके आना चाहते हो तो। बाकी एफटीपी में एक छोटा सा चेंज नहीं है, वो एक्चुअली कुछ कि सीजी कैन कंसल्ट विद द स्टेक होल्डर्स, कि कुछ बातचीत कर सकता है, एंड दैट इज नॉट मैंडेटरी ऑन द सीजी टू कंप्लाई, जस्ट रिकमेंडेशंस लेगा फिर बात करेगा। तो इसको एक बार सिर्फ रीड करना, मैं ऊपर से करा देता हूँ। The CG in the course of formulation of FTP as and whenever it deems reasonable may seek suggestion from relevant stakeholders regarding amendments or anything, ठीक है, और उनको 30 दिन का समय दिया जा सकता है, that please give us your feedback or views on something that we are planning to implement. However, CG reserves the right to suo motu formulate amend the provisions at the end, उसका final call है। Soliciting of views, suggestion, comments and feedback, ये जनरल है कि अगर हमें चाहिए तो हम आपसे वो लेंगे फीडबैक, और अगर नहीं इंकॉर्पोरेट कर पाए तो we can give reasons, मतलब हमारे हाथ में है, we will possibly give you the reasons कि हमने आपके व्यूज को कंसीडर क्यों नहीं किया, but it is not obligated to disclose the reasons that may have any potential to adversely affect the trade relation, may adversely affect the national security
or economic, food related something in India. If it is in conflict with the government policies, it may address the matters related to trade or any private special interest. मतलब kind of यहाँ पे confidentiality रखना जरूरी है, तो हम शायद reasons भी आपको ना बताएं. तो इन शॉर्ट क्या बोल रहा है, सीजी के पास पावर है भाई, सीजी के पास पावर है. बाकी नो लीगल राइट इज कन्फर्ड ऑन एनी पर्सन टू सीक रीजंस व्हाई द व्यूज आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड. तो भाई तुमसे बात कर रहे हैं, कई बड़ा काम करना है, मम्मी पापा हमसे पूछते हैं कि बेटा ये क्या चाहिए तुम्हें, ये करे या नहीं करे, हम बोलते नहीं पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, वो हमारी नहीं सुनते, तो उनका राइट है ना सुनने का. दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव अस द रीजन. हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात हो, वो हमें रीजंस भी ना दे, ये वैसे ही बात हो रही है. सीजी चाहे तो पूछ सकता है, रीजंस दे सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल लगा तो रीजंस ना भी दे, एंड इट विल नॉट इनकॉर्पोरेट दोज व्यूज एंड फीडबैक. बस आपको ये एक बार रीड करना है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके साथ होती है मेरी अमेंडमेंट्स खत्म. मोटा मोटा हमने 1 घंटा 30 मिनट लगाया. आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड कम से कम टाइम में इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से वी ट्राइड टू कवर ऑल द अमेंडमेंट्स, एंड बाकी रिविजन्स में हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय.